लगा दिया कि वे कर्नाटक को देश से अलग करना चाहते हैं। इस बेबुनियाद आरोप पर मोदी जी को फौरन तीखा जवाब मिल गया। इस बार तो कपिल सिब्बल ने ही कह दिया कि देश ने इंदिरा और राजीव गांधी को देश के लिए खून बहाते देखा है। मोदी जी के बयान साबित कर रहे हैं दोस्तों कि उन्हें इस बार बीजेपी को जीत दिलाने के तरीके नहीं सूझ रहे। वहीं राहुल गांधी तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे तरीके ईजाद कर रहे हैं जिससे बीजेपी बिल्कुल भौचक है और जिसके बारे में बीजेपी के नेताओं ने शायद सोचा ही नहीं होगा। कल राहुल गांधी ने डिलीवरी बॉयज से, यानी कि डिलीवरी करने वाले अलग अलग कंपनियों के, ब्लिंकिट है, स्विगी है, जोमेटो है, इन सब के लड़कों के साथ मुलाकात की, उनके साथ डोसा खाया, कॉफ़ी पी और एक लड़के के साथ स्कूटी की सवारी भी की। वहीं आज राहुल गांधी लोकल बस में सवार हो गए और वहां महिलाओं से उन्होंने चर्चा की। राहुल गांधी की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कल की तस्वीर है, लेकिन आज की तस्वीर ज़रा दिखाता हूं कि राहुल गांधी आज जब पहुंचे, सबसे पहले बस स्टॉप पर, देखिए ये राइट साइड में आप देख रहे हैं, बस स्टॉप पे पहुंचे, लड़कियां थीं, कॉलेज जाती हुई, स्कूल जाती हुई लड़कियां, और उसके बाद ये बस में सवार हुए। चलिए पूरा वीडियो देखते हैं कि क्या कुछ हुआ और ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं पूरा वीडियो। देखिए। Are we going on a bus together? Where are you going? Where is your college? Yeah, how are you? All of you are going to college? So IT you want to do? Software development. All of you? Yes, क्या कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है आप? And what does she do? Medical क्या medical में क्या करती है? अच्छा। So what would you code in? What language? नमस्कार, नमस्कार। No, this is. Thank you so much. This is, I find many children, they don't do what they want to do, they do what the parents want to do. What did he say? He said, I was sugar patient. I'm shivering. Not qualified very how much. Can I see a picture? See. He has done Smart French, looking guy. German, and also he has gone France, and also he had association with all these people. In our manifesto, we have a program for women where all bus travel in Karnataka will be free. So you think it's a good idea? Actually, we used to travel by bus because metro is not there. That means we need to punch it out. So we should reach as per office timing. And as a woman, what is the most difficult thing that you face? Rush in a bus. I'll keep praying for you and your family, okay? I'll do. May God give you a long life with all the blessings. Okay, take care, sir. Bye. मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? सर थोड़ा पीछे चलिए। ओके। तो देखा आपने कि किस तरह राहुल गांधी आम यात्रियों की तरह बस में चढ़े, वहां महिलाओं के साथ उनकी बातचीत हुई और उनकी इस अदा पर जनता, महिलाएं खासकर, रीझ गईं। कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी खिंचाई, हाथ मिलाया और अपने दिल की बात कही। यानी राहुल एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा के अंदाज में लोगों को दिखे। इधर विजयनगर में प्रियंका गांधी के रोड शो में भी भारी भीड़ उमड़ी। मोदी जी और बाकी बीजेपी के, ये जो देख रहे हैं आप, ये विजयनगर में प्रियंका गांधी का रोड शो और उसमें भारी भीड़, और मोदी जी और बाकी बीजेपी के नेताओं के रोड शो में भी भीड़ किस तरह जुटाई जाती है, इसके कई किस्से, कई वीडियो सामने आ चुके हैं। सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी को जनता के समर्थन के लिए जोर लगाना पड़ रहा है, जबकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को कर्नाटक की जनता दोनों हाथों से दुलार दे रही है, मोहब्बत लुटा रही है। इन तमाम नज़ारों को देखकर यही लगता है कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की बहार है।
कांग्रेस इस बार नए नए प्रयोग भी कर रही है। जैसे कर्नाटक के दो बड़े कांग्रेस नेता, पार्टी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आपस में कर्नाटक के बारे में अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, कांग्रेस की योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। ज़रा उस वीडियो के क्लिप को दिखाते हैं कि एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें शिव कुमार, डीके शिव कुमार बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने घोषणा पत्र में छोटे शहरों में स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया है ताकि बेंगलुरु शहर जैसे शहर में लोगों का पलायन रोक सकें। इस पर सिद्धारमैया कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इंदिरा कैंटीन शुरू करेंगे। शिव कुमार ने उन्हें जानकारी दी कि बीजेपी भी ऐसा ही कैंटीन शुरू करने जा रहे हैं। सिद्धारमैया बोलते हैं कि शायद अटल करके है, बोल नहीं, अटल कैंटीन के नाम से। तो ये तमाम बातें यहाँ हो रही हैं। चूंकि कन्नड़ में है, नीचे सब टाइटल है, हिंदी में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि क्या कुछ हो रहा है। इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन जरूर करूँगा। ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर चर्चा आगे हमारे पैनलिस्ट करेंगे, लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखिए। 2-3 वीडियो, 8 मिनट, 8.25 मिनट का वीडियो है, लेकिन उतना नहीं दिखाऊंगा आपको, बोर बिल्कुल नहीं करूँगा। छोटे छोटे पार्ट को आपके सामने रख करके एक इनोवेटिव आइडिया कांग्रेस की तरफ से इस चुनाव में कैसे आया है वो आपको दिखाने की कोशिश। एक राहुल गांधी का इनोवेटिव आइडिया आपने देख लिया कि कल राहुल गांधी डिलीवरी बॉयज़ के बीच में थे, स्कूटी पर सवारी की, आज बस की सवारी। और दूसरा, ये दो वरिष्ठ नेता, दोनों के बारे में कहा जा रहा था कि दोनों आपस में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ डीके शिव कुमार सिद्धारमैया का इंटरव्यू ले रहे हैं या आपस में बातचीत हो रही है। सुनिए जरा उसका एक अंश, उसके बाद अगले अंश पे भी चलेंगे। ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೀವಿ. ಅದು ಬಹಳ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋದು ವಲಸೆನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಟೌನ್ಗಳು ಬರೋದು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ನನಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋರೆ, ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಅಟಲ್ ಎಂತದು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್? ಅಯ್ಯೋ, ಈಗ ನನ್ನ ಸರ್ವೆ ತಿರ್ಗ ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂತು, 62 ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ದಾಟಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ದಡ ಒಂದು 22, 23, ಒಂದು 3 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಸರ್ವೆ. ಮೂರ್ ಕಡೆ ಈ ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೂರ್ ಕಡೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 3 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ 67 ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನು, ಏನು IT ಫೋನು, ಆ ಟಿವಿ ಅವ್ರು ಬಂದು। तो देखिए, बहुत मजेदार बातचीत यहां हो रही है कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। वो भी कैंटीन लेके आ रहे हैं, उनके कैंटीन का नाम अटल कैंटीन होगा, हम जो लेके आ रहे हैं वो इंदिरा कैंटीन के नाम से होगा। उसके बाद में यहां डीके शिव कुमार बोल रहे हैं कि एक सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 62 से अधिक सीटें नहीं मिल रही हैं, जबकि जेडीएस को 22 से 23 सीटें और 5 लगभग, पहले 3 कहते हैं, फिर बोलते हैं 5 इंडिपेंडेंस जीत सकता है, सिद्धारमैया कह रहे हैं। तो ये तमाम बातें यहाँ हो रही हैं और ये बात रिकॉर्ड करके जनता के बीच अगर डाला गया है और बताया गया है तो एक पैगाम है, एक इनोवेटिव आइडिया कि 2 वरिष्ठ नेता आपस में बात कर रहे हैं। क्या बीजेपी के पास 2 वरिष्ठ नेता हैं? 2 का नाम तो याद आता है, जो दोनों दिल्ली में हैं और केंद्रीय कैबिनेट में हैं। एक प्रधानमंत्री हैं और दूसरे गृह मंत्री हैं, लेकिन इसके बाद और कोई 2 का नाम बताइए जो इस चुनाव प्रचार में काफ़ी मुस्तैदी के साथ खड़े दिखे हैं। बिल्कुल आपको ध्यान ही नहीं आएगा कौन है। खैर, बढ़ते हैं, इधर कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं। डीके शिव कुमार सिद्धारमैया को बताते हैं कि बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपना रही है, व्यापारियों, उद्योगपतियों को धमका रही है और हंसते हुए वो ये भी बताते हैं कि मेरे बिजनेस पार्टनर का भी फ़ोन आया था और वो जो है कि कह रहे हैं कि मेरे बिजनेस पार्टनर भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सिद्धारमैया शिव कुमार से कहते हैं कि लोगों को हम पर अब भरोसा है, खासकर महिलाओं को। गारंटी कार्ड पर हम दोनों ने सिग्नेचर किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। ज़रा इसको भी देख लेते हैं।
आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो नीचे सबटाइटल चल रहा है उससे आपको समझ में आ रही होगी बात। कन्नड़ में बातचीत है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंस आपको आगे जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें और भी आपको समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से सुनिए क्या कुछ चल रहा है। सुनिए जरा। ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅವರೇ ಫೋನ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ LOC ಕೊಡ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ, ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಯಾರ ಎಷ್ಟಾರು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ, ನಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡು ನಮ್ ಮಾತು ನಾವೇನ್ ನುಡಿದಂತೆ ನಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಏನ್ ನಮ್ದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದೇ ಸಾಕು. ನಮ್ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಭರವಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ ನಾವು. तो सुन रहे थे आप सिद्धारमैया इसके आगे भी कहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात जरूर सुनाना चाहूंगा आपको। कह रहे हैं कि BL संतोष बीजेपी में महत्वपूर्ण नेता हैं। BL संतोष आप जानते हैं, उनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, कई बार हमारे इसी चर्चा के दौरान कई बार उनका नाम आ चुका है। तो BL संतोष बीजेपी में महत्वपूर्ण नेता हैं और उनका कहना है कि हमें लिंगायतों की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ लिंगायत की कहानी शुरू हो रही है। हिंदुत्व हमारे लिए काफी है। BL संतोष कह रहे हैं कि हिंदुत्व हमारे लिए काफ़ी है, हमें लिंगायतों की ज़रूरत नहीं है। सिद्धारमैया ये भी दावा करते हैं कि बसवराज बोम्मई जो अभी मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उनको एक बार खास महत्व, इस बार जो है वो खास महत्व नहीं मिलने जा रहा है। जगदीश शेट्टार जैसे नेता को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। शिव कुमार ये भी कहते हैं कि जगदीश शेट्टार बीजेपी में अच्छी छवि वाले नेता थे, लेकिन उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया गया। इसी तरह लक्ष्मण सावदी की भी उपेक्षा की गई। इस बातचीत को आप जरा थोड़ा सा और सुन लीजिए और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಸಾಕು, ಲಿಂಗಾಯತರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಬಿಜೆಪಿ. ಲಿಂಗಾಯತರೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬೇಡ ಅಂತ, ಹಿಂದುತ್ವ ಸಾಕು ನಮಗೆ, ಲಿಂಗಾಯತರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಬೊಮ್ಮಾಯಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೋಟೋನ. ಇಲ್ಲ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾನೇನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಆಳ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ? ಯಾರು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಒಂದು 4 ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವೇನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹಂಗ ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಈಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿನ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೀಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ. ಇಲ್ಲ, ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನೇ ಕಡೆಗಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಂತೋಷ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನೇ ಟೋಟಲ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನೂ ಅಷ್ಟೇ. तो बहुत सारी बातें, 8.25 मिनट का ये वीडियो, और इस बातचीत को सुनकर समझा जा सकता है दोस्तों कि कांग्रेस ने इस बार जनता की नब्ज अच्छे से पकड़ी है। तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करें और समझने की कोशिश करें कि राहुल का जनता से जुड़ाव, उनकी 5 गारंटियां कांग्रेस की खासकर, और बीजेपी का 40% कमीशन के आरोप में घिरना कर्नाटक की बाजी पलट कर रख देगा क्या? क्या कांग्रेस ने कर्नाटक की बाजी पलट दी है, या क्या कर्नाटक में पलट गई है बाजी? चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, हमारे साथ संजय कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विजय शंकर सिंह जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं, और अमलिंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कर्नाटक के इस चुनाव में देखने को मिली हैं, और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, और ख़ासकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कर्नाटक में पलट गई है बाजी, तो कैसे पलटी है, और ये कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, इस पर चर्चा। आना चाहता हूँ सीधा, सबसे पहले संजय जी आपके पास ही आना चाहता हूँ। संजय जी, लगातार आप देख भी रहे हैं, हम लोग भी कर्नाटक में थे, कल ही लौट के आए हैं, और रिपोर्टाज हम लोगों की आपने देखी होगी, और साथ साथ जो कुछ दूसरे मीडिया माध्यमों से जो आपके पास खबरें आ रही हैं वो भी आप लोग देख रहे होंगे, और कुछ वीडियोज़ हम आपके सामने रख भी रहे थे। राहुल गांधी
कल का वीडियो, आज का वीडियो, वो भी आपने देखा। प्रियंका गांधी लगातार लगी हुई हैं, वो भी आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी पहुंच के वापस आ गई वहां से, वो भी आपने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली और रोड शो भी आपने देख ली। अब आज की तारीख में यहाँ पे 8 तारीख को शाम के लगभग 7:17 क्या कुछ देख रहे हैं कर्नाटक में? अभी तक तो कोई मुकाबला नहीं है। जो अभी तक की स्थिति है उससे लग रहा है कि कोई मुकाबला नहीं है, और इनकी परेशानी झलक रही है वो सबसे ज्यादा क्लियर है। और ये सब हो रहा है तब जब मणिपुर में आग लगी हुई है और उसको लगभग छोड़ दिया गया है। अभी आपने कहा कि 2 ही नेता हैं वहां जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था अखबार में खबर छपी अपने विदेश मंत्री की, उन्होंने राहुल गांधी पे कुछ टिप्पणी की है चीन के बारे में, तो वो खबर भी मैसूर से है। तो मतलब ये है कि सारा मंत्रिमंडल केरल में है और चुनाव लड़ रहा है, और बाकी देश में क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं है। उसमें पाकिस्तानी आतंकवाद से लेकर मणिपुर और बाकी केरल में ये नाव दुर्घटना से लेकर सारी बातें हैं, लेकिन मंत्रिमंडल चुनाव में लगा हुआ है। लेकिन इसको भी छिपाया जा रहा है। कल एक खबर थी कि ये कल परसों की खबर है कि अमित शाह का कर्नाटक का दौरा जो है सो रद्द कर दिया गया है, जबकि दौरा रद्द नहीं हुआ और कार्यक्रम था, बीजेपी की वेबसाइट पे भी रद्द होने का नहीं था और कार्यक्रम हुआ है। तो मतलब ये है कि इनके पास लोग नहीं है, या जो हैं वो मंत्रिमंडल के अलावा, मतलब पहले तो ये होता था कि काफी लोग लगा दिए जाते थे जो पहले एक्टिव थे, आजकल वो एक्टिव नहीं। क्यों नहीं है वो उनका अपना मामला है, लेकिन सिर्फ मंत्रिमंडल है, वही चुनाव लड़ रहा है, वही देश देख रहा है, वही प्रशासन देख रहा है। और चूंकि इसमें ये बदनामी हो रही है कि ये लोग सारा काम छोड़ करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसको छिपाया भी जा रहा है। मैंने कल परसों जो कुछ भी दिल्ली के अखबारों में जो खबरें देखी, उसमें मुझे लग रहा है कि रोड शो की खबर, मैंने रोड शो बहुत हिट नहीं था, लेकिन अखबारों में कभी नहीं छपता कि हिट नहीं था। अखबारों में तो यही छपता है कि हिट था, और प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 10 लाख लोग थे उसमें, और ये हेडलाइन है, ये शीर्षक है, लेकिन फोटो एक नहीं दिखी जिसमें लगे कि हाँ उसमें काफी लोग थे। और खबर जैसे प्रधानमंत्री की छपती है वैसे तो बिल्कुल नहीं छपी थी। तो कुल मिलाकर मुझे ये दिखाई दे रहा है, या मैं ये महसूस कर रहा हूं कि ये छिपाया जा रहा है कि सारी सरकार केरल में चुनाव लड़ रही है और असल में लड़ रही है। तो मैंने इनके पास ये भी है कि कर्नाटक में चुनाव, बिल्कुल। तो केरला फाइल ऐसा हो गया है कि मुझे लगता है कि केरल में भी चुनाव है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में, थोड़ा सा जोड़ देता हूं, जो आपने केरला फाइल्स कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने भाषण में केरला फाइल्स ही कह रहे थे, हालांकि केरला स्टोरी है। कश्मीर फाइल्स का प्रचार उन्होंने इतना कर दिया कि केरला फाइल्स तक पहुंच गया वो। और केरला फाइल्स कश्मीर फाइल्स का वो ही है, क्या बोलते हैं, सीक्वल ही है, बिल्कुल उसी तरह से बनवाया गया। तो कुल मिलाकर के मैं ये देख रहा हूं कि कांग्रेस की जितनी पॉजिटिव खबरें हैं उसमें राहुल गांधी का स्कूटी पे बैठ जाना, बस पे बैठ जाना वगैरह वगैरह, और इनका रोड शो तो भी इतना फूहड़ था कि माने आप देखिए कि गाड़ी में फोटो लगा हुआ है प्रधानमंत्री का और फूल माला, वो तो शव यात्रा के समय वैसे गाड़ी चलती है। जब आदमी उसी में गाड़ी में सवार है तो उसमें 3 फोटो लगाने की क्या जरूरत थी, और इतना ज्यादा फूल, तो मतलब एकदम फूहड़ है, पता नहीं क्यों। चुनाव प्रचार में अगर रैली करनी है तो उसमें इतना फूल लगाने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री है, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, रंग बिरंगे पहन सकते थे, उसमें फूल की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फूल से गाड़ी को इतना खराब बना दिया गया कि कुछ कहने लायक नहीं। तो मुझे लगता है कि इनको मतलब एक सीमा में प्रचार करना या आदर्श स्थितियों में रहना भी गड़बड़ा गया है, और वो सब जाहिर है, माने स्थिति कमजोर है इसलिए। और उसमें ये कहना कि सोनिया गांधी ऐसे कह रही है, कांग्रेस ये कह रहा, ये सब बहुत छोटे आरोप हैं जो इस समय अब मतलब जब चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों प्रधानमंत्री के लगाने लायक नहीं थे, और इनका कोई मतलब भी नहीं है। इसको कह देने से कि वो कांग्रेस चाहती है कि कर्नाटक अलग हो जाए, वो प्रैक्टिकली कैसे अलग होगा, मतलब बहुत विचित्र आरोप है। उसी तरह सोनिया गांधी अगर कांग्रेस का
आप प्रधानमंत्री होकर के जा रहे हैं और सोनिया गांधी के प्रचार करने पे आप कह रहे हैं आ रही इसमें जा रही है, मतलब अजीब बात है और इसको कौन मानेगा। तो बहुत खराब स्थिति है और इन लोगों से संभल भी नहीं रहा है। और इनका जो वो था कि हम हिंदू वोट से जीत जाएंगे, वो अब काम नहीं कर रहा लगता है। और उसमें ये कहना कि हमको उसका वोट नहीं चाहिए, हिंदू में भी उसका नहीं चाहिए, मुसलमान का आपको चाहिए नहीं, हिंदू में इसका नहीं चाहिए, उसका नहीं चाहिए। अब कांग्रेस में हिंदू नहीं है क्या, या कांग्रेस को हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा क्या? तो ये सब मिला करके वो पता नहीं कैसे क्या सोच रहे हैं और कैसे चल रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ पोलिंग के दिन भी कुछ हो सकता है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक नहीं मैं मानता कि जीत रहे हैं। और ये सारी तैयारी इसी हिसाब से होती है कि लास्ट में अगर जीत भी जाए तो लोग हाँ बिल्कुल तो बजरंग बली ने जिता दिया। इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि अंत में ये कहा जा सके कि बजरंग बली ने कुछ किया और इसलिए बैलेट बॉक्स बदल गया या वोटिंग बदल गया या ईवीएम में कुछ हो गया और बजरंग बली ने सब जिता दिया। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है जो मुझे बहुत हल्का और बहुत हास्यास्पद लग रहा है। जी 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 बिल्कुल, दो बातें हैं। और एक तो प्रधानमंत्री का जो रोड शो है जिसका जिक्र आप कर रहे थे, वो रोड शो देख करके प्रशांत टंडन जी वहाँ से लौटे हैं। प्रशांत जी और अच्छे से बताएंगे उस रोड शो और वो फूलों से सजे हुए उनके काफिले को बहुत नज़दीक से देख के आ रहे हैं प्रशांत जी। और दूसरी बात, जो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की बातचीत में बीएल संतोष का जिक्र आ रहा है और बीएल संतोष कह रहे हैं इनके हिसाब से कि इन दोनों के हिसाब से वरिष्ठ नेताओं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं दोनों कह रहे हैं कि बीएल संतोष ने कहा है कि लिंगायत की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा जो मुख्य मुद्दा हिंदुत्व का है और हिंदुत्व हमारे लिए काफ़ी है। इन्हीं दो बातों के साथ आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। आपका स्वागत करता हूं प्रशांत जी इस कार्यक्रम में। और सीधा जो बात यहां रख रहे थे संजय जी, उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, मुद्दे बहुत हैं कर्नाटक में देखा जाए तो, लेकिन मुद्दे कांग्रेस ने सेट किए, पूरी की पूरी जो रणनीति है वो अक्टूबर के यानी अक्टूबर 2022 में जब ये यात्रा पहुंची थी, भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक, वहां से लेकर के अभी ये लगभग 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। क्या आपको लगता है प्रशांत जी, चूँकि वहां से घूम के देख के आए हैं, कि बीजेपी बहुत पीछे रह गई चुनाव प्रचार से लेकर के तमाम ऐसे मुद्दों पर जिस पर उसके ऊपर जिस ढंग के आरोप लगाते रहे कांग्रेस के लोग, प्रहार करते रहे, पेसीएम से लेकर 40% की सरकार से लेकर के और नंदिनी तक तमाम मुद्दे, और उन सब से इतर जो अब बात आ रही है कि प्रधानमंत्री का काफिला भी अगर है तो उसमें भी नाराजगी दिखाई दे रही थी। फूलों से सजी हुई उनकी गाड़ी जैसी होनी चाहिए वैसी उस पर भी चर्चा, और चर्चा ये भी कि बीएल संतोष जो हैं वो क्या बलि का बकरा बनने जा रहे हैं आने वाले समय में। आप इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। हाँ, मुझे लगता है कि बीएल संतोष जी के बारे में चर्चा हम ही लोगों ने की है। देखिए राजीव जी, आज प्रचार खत्म हो गया जब हम लोग बात कर रहे हैं तो, और अब 2 दिन शांति है और उसके बाद फिर 10 तारीख को मतदान है। ये 1 महीना जो कर्नाटक के प्रचार में बीता है, थोड़ा उसको रिकैप करते हैं कि किसने किसने गोल मारे, किसने किसने अपने ही गोल में गेंद डाल दी यानी सेल्फ गोल किया जी, और क्या क्या करवटें बदली इस चुनाव प्रचार में। तो चुनाव शुरू होता है राजीव जी 5 अप्रैल से, मतलब पहला झटका ये आता है चुनाव के ट्विस्ट में कि अमूल का एक विज्ञापन आता है कि हम कर्नाटक में भी अब दूध और दही की सप्लाई करेंगे और जल्द ही इसकी घोषणा होगी। उनके अमूल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये विज्ञापन जो है वो आया और पूरे कर्नाटक में राजीव जी इसका विरोध उसी वक्त शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया, इसकी पृष्ठभूमि है कि अमित शाह के पास गृह मंत्रालय के साथ साथ एक और मंत्रालय है सहकारिता का, और दिसंबर 2022 में मांड्या में उन्होंने अमित शाह कह चुके हैं कि अमूल और नंदिनी का मर्जर होगा। उस पृष्ठभूमि में
चुनाव के बीच में अमूल का विज्ञापन आना लोगों को अलर्ट कर दिया, लोगों को इस विज्ञापन ने, और ट्विटर पे गो बैक अमूल, सेव नंदिनी के ट्रेंड चालू हो गए, वहां धरने प्रदर्शन चालू हो गए। और नंदिनी का बहुत बड़ा योगदान है कर्नाटक के इकॉनमी में। 25,000 करोड़ का उसका रेवेन्यू 2020-21 में है। अमूल जो पूरे देश में जाता है उसका 65,000 है। तुलना कीजिए, कर्नाटक के 22,000 गांवों में अमूल है वहां पे, और 26 लाख किसान जुड़े हुआ है कर्नाटक का, जिसकी लाइवलीहुड है नंदिनी पे। तो इसलिए नंदिनी का बहुत प्रभाव हुआ। उसके बाद आप देखिए कि क्या हुआ कि गालियों पे, मुझे क्या मतलब, मई के शुरुआत में ही, अप्रैल के लास्ट वीक में आ गया कि 91 गालियां मुझे दी गई। बजरंग बली आ गए। उसके बाद BL संतोष, 17 अप्रैल को BL संतोष आ गए। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस के दो बड़े नेता आपस में बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के कौन दो बड़े नेता वहां पे हैं? तो बीजेपी के दो बड़े नेता जो हैं वो तो आ गए कांग्रेस में, संतोष और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों आ गए। उसके बाद आप देखिए कि जो एक बड़े नेता बचे हुए लिंगायत समाज के, उनको जबरन रिटायर कर दिया गया। तो जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण सावदी और येदुरप्पा, ये तीनों BL संतोष के भुक्तभोगी रहे। तो BL संतोष ने बड़ा एक सेल्फ गोल अपने बीजेपी के खेमे में किया, जिसकी चर्चा बहुत हंसते हुए येदुरप्पा ये कर रहे थे, हमारे दोनों कांग्रेस के नेता सिद्धरामैया और DK शिव कुमार। तो ये उसके बाद 91 गालियां आ गई। फिर कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया 2 मई को, जब हम लोग वहाँ थे, कर्नाटक में पहुंचे ही थे उसी दिन। और उस मैनिफेस्टो में जो मोदी जी के कंटेंट गायब हो गया था 91 गालियों के बाद, प्रियंका गांधी जिसने जवाब दिया था, उस मैनिफेस्टो ने मोदी जी को थोड़ा सा राहत पहुंचाई, और बजरंग दल और PFI पे बैन की बात आई। तो कुल मिला के ये मुद्दे होते होते नंदिनी, बजरंग बली, 91 गालियां, और ये अब आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो द केरला स्टोरी को, यानी केरल के बारे में, वो कर्नाटका के बारे में कि कितना रोजगार देंगे, क्या कर्नाटक की भलाई करेंगे, ये सब कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस, जैसे राहुल गांधी आज बस में सवार हुए, उसके पहले वो कल हम देख रहे थे, आपने दिखाया कि वो राइडर्स के साथ थे, जो डिलीवरी बॉयज के साथ थे, स्विगी वगैरह के। तो चुनाव प्रचार कर्नाटक का दिखा रहा है, एक संकेत दे रहा है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी की प्रेजेंस पे सवाल उठाया कि सोनिया गांधी यहाँ क्यों आ गई। कांग्रेस को आतंकवाद को बढ़ाने वाली पार्टी बता दिया, जिनके 2 प्रधानमंत्री मारे गए और 2 मुख्यमंत्री मारे गए आतंकवाद में और नक्सल वायलेंस में। तो ये जो बीजेपी का या मोदी जी का जो नैरेटिव रहा है, वो जीतने वाली पार्टी का नैरेटिव नहीं दिखता है। 1 महीने का जो प्रचार हुआ है उसका इस्तेमाल अगर वो करते, मोदी जी का काफिला हम लोगों ने देखा, आप भी थे, सड़क के उस पार हम लोग खड़े हुए थे, कितनी रफ्तार से वो निकल गया, 60 की स्पीड से निकल गया। तो यानी 2 तरीके की धाराएं कर्नाटक में देखने को मिली है। एक गांधी जो भाजपा के आए हैं, वो लोगों के बीच में है, लोग उनसे हाथ मिला रहे हैं, वो बस में चल रहे हैं, वो फोटो सेल्फी हो रही है। और दूसरी तरफ मोदी जी का रोड शो है, जिसमें दूर से लोग फूल फेंक रहे हैं
और एक व्यक्ति ने मोबाइल भी फेंक दिया अपना, बेचारे ने। तो ये दो कंट्रास्ट हमको दिख रहा है कि एक लार्जर देन लाइफ इमेज है, देखिए दो अवधारणाएं दिख रही हैं कर्नाटक में। एक लार्जर देन लाइफ है, राजा महाराजा वाला, हम दूर से सिंहासन पर बैठे हुए फूलों से लदे हुए मोदी जी निकल रहे हैं, और एक सड़क पे चलते हुए लोगों से मिलने वाला एक ये दूसरा अवधारणा ये है नेताओं। तो ये दो कंट्रास्ट के बीच में, और विज्ञापनों में भी यही दिखाई दिया है। सारे विज्ञापन जो कन्नड़ अखबारों में छपे हैं या वहाँ के अखबारों में छपे हैं, हम लोग देख रहे थे, और आपने उस प्रोग्राम में अपनी चर्चा भी की थी कि बीजेपी के विज्ञापन में सिर्फ मोदी जी हैं, ना कोई बोम्मई है, ना कोई येदियुरप्पा है, कोई नहीं है वहाँ। और कांग्रेस के विज्ञापन में डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, और नीचे छोटी तस्वीरें हैं, राहुल प्रियंका और सोनिया गांधी और खड़गे जी और राहुल गांधी की दिखा रही हैं। तो ये दिखाता है कि दोनों पार्टीज ने कितना अलग अलग तरीके से प्रचार किया है, और ये प्रचार कैसे 13 तारीख को, 10 तारीख को मतदान होगा और 13 तारीख को जब ये मतगणना के रिजल्ट आएंगे, तब हम लोग देखेंगे कि इस कॉन्ट्रास्ट में कौन आगे निकला है। और ये हो सकता है कि देश की राजनीति के लिए एक नई धारा भी वहाँ से निकलती हुई दिखाई दे। जी, देश की राजनीति। और अभी आप 5 तारीख का जिक्र कर रहे थे कि 5 अप्रैल से चुनाव प्रचार की शुरुआत होती है, और अमूल का एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट को जरा स्क्रीन पर ले आइए जरा, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी। ये देखिए ट्वीट, अमूल कॉरपोरेशन की तरफ से ट्वीट है कि अ न्यू वेव ऑफ फ्रेशनेस विथ मिल्क एंड कर्ड इज कमिंग टू बेंगलुरु, मोर इन्फॉर्मेशन कमिंग सून। ये लॉन्च अलर्ट हैशटैग ये चल रहा है फ्रॉम कैंगरी टू व्हाइटफील्ड, विशिंग एवरीवन अ ताज़ा डे अमूल। ये है कर्नाटक। ये 5 अप्रैल से शुरुआत, और उसी दिन अमूल, और यहाँ से विवाद की शुरुआत होती है नंदिनी बनाम अमूल की, जिसका जिक्र आप कर रहे थे प्रशांत टंडन जी। बस चूंकि जस्टिफाई और जो बात आप रख रहे थे उसको यहाँ रखने के लिए एक महत्वपूर्ण बात आई इस चर्चा के दौरान, जिसमें डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जो अध्यक्ष हैं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, इन दोनों की चर्चा आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले शुरुआत में जब मैं अपनी बात रख रहा था। और उसमें वो कह रहे हैं शिव कुमार जी कि एक सर्वे आया है जिसमें 62 सीटें दिखाई दे रही हैं। मैं आना चाहता हूं उन सीटों के साथ, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास 62 सीटें दिखाई दे रही आती हुई बीजेपी को, 22-23 सीटें आ जाएंगी जेडीएस को, और 2 से 5 सीटें आ जाएंगी अदर्स को। अगर जोड़ा जाए 22, 62 यानी 84 सीटें और 2-3 सीटें और मिला लिया जाए तो ये हो जाती हैं, अगर 5 सीट भी मिला लें तो फिर 89 सीट्स, 90 सीट रख लें, 224 में 90 सीटें, और बाकी जितनी सीटें हैं सब कांग्रेस के पास। यानी कल जो आप कह रहे थे 170, उसके करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस। और यहीं से शुरुआत करना चाहता हूं आपकी बात अब कर्नाटक में, और अब प्रचार खत्म। रिकैप बहुत शानदार तरीके से प्रशांत टंडन जी ने किया, और उससे पहले बहुत शानदार तरीके से विश्लेषण कर रहे थे संजय जी। आपसे समझना चाहता हूं 170 पे अभी भी आप टिके हुए हैं स्वामी जी? नहीं, देखिए मेरा राजीव जी ये मानना है कि जो सिद्धारमैया जी ने और डीके शिवकुमार जी ने कहा, उन्होंने अपनी कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट किया, और मैंने कल जो आपसे कहा था उसको मैंने रिवाइज किया, और 170 से अब मैं कह रहा हूं कांग्रेस 175 सीट जीतेगी। ये मेरा रिवाइज एस्टिमेट है। अच्छा, मैंने इस जो अध्ययन किया, असल में 8-10 दिन से मैं कुछ अध्ययन कर रहा था राजीव जी, और मैं चाह रहा था कि जब निष्कर्ष निकले तो मैं आपसे बात करूं। अभी तक ये पता चलता था कि 50% पॉपुलेशन विमेन पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में, और ये भी पता चलता था कि जो स्त्रियां हैं वो नॉर्मली मोदी जी को पसंद करती हैं और मोदी जी के लिए बीजेपी को वोट देती हैं, जबकि पुरुष जो है वो ज्यादातर मोदी जी के खिलाफ है। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी साइकोलॉजी का मैं अध्ययन कर रहा था। तो मैंने जो अध्ययन किया वो मैं जो निष्कर्ष निकाले मैं आपको बता। मेरा निष्कर्ष ये निकला कि जो नारी है, जो विमेन साइकोलॉजी का मैं अध्ययन कर रहा था, तो नारी जो है वो अपना आदर्श अपने पिता को मानती है, नंबर 1, और उसके बाद मानती है अपने भाई को। तो पति जो है वो तीसरे नंबर पे आते हैं। तो मैं अपनी पत्नी से बाद में माफी मांग लूंगा जब वो मुझसे इस पर डिस्कशन करेंगी, लेकिन उसका कारण क्या है, वो पिता को आदर्श क्यों मानती हैं और पिता से ज्यादा भाई को आदर्श क्यों मानती हैं।
मैं ये मानता हूं कि जो नारी होती है, जो औरत होती है, वो पति से भी ज्यादा विश्वास अपने भाई पे करती है। अब देखिए, ये है विमेन साइकोलॉजी। अब इस विमेन साइकोलॉजी का अध्ययन कीजिए। जो राहुल गांधी ने आज जिस प्रकार से बच्चियों से और स्त्रियों से बात की है, वो जो विमेन कॉर्ड है उसको छुआ है। आज जो स्त्रियां हैं, जो नारियां हैं, पूरे कर्नाटका और पूरे हिंदुस्तान में जो एक मैसेज गया है, भाई कैसा होना चाहिए। राजीव जी, कल्पना कीजिए, एक औरत के दिमाग की तरह सोचने का प्रयास कीजिए। भाई कैसा होना चाहिए? भाई वैसा होना चाहिए जैसे राहुल गांधी हैं। और मैं देखिए डॉक्टर लोहिया का शिष्य हूं। डॉक्टर लोहिया ने 1962 में कहा था कि व्यक्ति पूजा के खिलाफत होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है राजीव जी कि राहुल गांधी ने जो अपना पर्सनैलिटी को सामने लाया है, मुझे ऐसा लगता है, जो मैं बचपन में नारे सुना करता था कि देश का नेता कैसा हो, मुझे सही में अब ये लगता है, जो मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी विरोध किया, इंदिरा जी का भी विरोध किया, राजीव जी का भी विरोध किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो नारी स्वभाव है, जो विमेन साइकोलॉजी, उस विमेन साइकोलॉजी की कॉर्ड को राहुल गांधी ने इतने अच्छी तरह से छुआ है। आज देश की नारी पूरी तरह से यह समझ रही है भाई होना कैसा चाहिए। आपने देखा बस में जो बैठी है, बगल में एक महिला बैठी, वो रोने लगी और रोने के बाद वो शांत हुई और राहुल गांधी ने उनको सांत्वना दी। छोटी बच्चियों से उन्होंने बात की, जो ऑफिस जा रही थी, उन बच्चियों से बात की कि आपकी क्या इच्छा है, हम आपको बस जो है फ्री देंगे, आपकी क्या इच्छा है। उन्होंने कहा मेट्रो नहीं है, आप ये करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जो सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने आपस में बात की, उन्होंने जो लिंगायत को किस प्रकार से हर्ट किया है, तो वहां के बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने, उससे ये स्पष्ट होता है। देखिए, मैं राजीव जी 13 तारीख को आपके साथ फिर डिस्कशन करूंगा। मुझे लगता है कि अब क्यों किया डीके शिवकुमार ने, क्यों किया सिद्धारमैया ने, इसका मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों अंडर एस्टिमेट किया। मैं बिल्कुल इस बात से स्पष्ट हूं, क्लियर स्वीप है, और इस क्लियर स्वीप में जैसे जैसे वोटिंग टाइम आएगा, जो फ्लोटिंग वोटर है वो हमेशा उसके साथ जाता है जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है। और एक चीज लास्ट बात मैं आपसे कहूंगा, मुझे बीजेपी की भी ये रणनीति नहीं समझ में आई राजीव जी। ओल्ड मैसूर रीजन में जिस प्रकार से पूरी तरह से बीजेपी ने कंसंट्रेट किया है, उस कंसंट्रेशन का जो नुकसान हुआ है, क्योंकि वहां पे जो वोकलिंगा और मुस्लिम कंसोलिडेशन से जनता दल सेकुलर जीता करता था, वो अगर वहां पे वोकलिंगा वोट में डिवीजन होता है तो मुस्लिम वोट उसको जाता है जो विनिंग कैंडिडेट है, जो बीजेपी को हराता है। तो मुझे ऐसा लगता है पिछली बार अगर 73% माइनॉरिटी वोट कांग्रेस को मिला था, इस बार 90% वोट मिलेगा। लिंगायत वोट भी जो अभी तक 50-50 में सोच रहा था, अब 70% कांग्रेस की तरफ आएगा। और जो कुर्बा वोट है, वोकलिंगा वोट है, बैकवर्ड वोट है, दलित वोट है, वो बिल्कुल कंसोलिडेटेड है। जो कल की पोजीशन है उसको रिवाइज करके कांग्रेस के लिए 175 सीट फोरकास्ट करता हूं, और 13 तारीख को अगर आवश्यकता होगी तो इसके रिवीजन पे आपसे डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल आवश्यकता नहीं, आपसे चर्चा तो होगी ही, और सुबह से आप हमारे साथ रहेंगे। आप तमाम साथी अपने अपने समय के अनुसार, आप लोगों को अभी से ही आमंत्रण निमंत्रण सब है, और आप लोगों के बिना ऐसे भी 13 तारीख का दिन गुजरेगा कैसे। और तमाम साथी जो हमारे दर्शक साथी हैं वो भी अलग अलग जगहों से, और कितना अच्छा लगता है कि कहीं भी जाइए और कुछ हमारे चाहने वाले मिल जाते हैं, कुछ खोजते खोजते पहुंच जाते हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि लोकल में अगर लोग आपको मिल जाएं जहां हम बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, जैसे कोलार की बात कर ही चुके हैं, और कोलार में हमारे साथी नसीर जब मिले तो उन्होंने पूरे कोलार के दर्शन करवा दिए, वहाँ क्या कुछ चल रहा है वो सब कुछ समझ में आ गया। तो ऐसे ही आप भी हैं जो इन साथियों के लिए एक आईना की तरह हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप तमाम लोग। 2-3 बातें यहाँ इम्पॉर्टेंट मैं रखना चाहूँगा और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विजय शंकर सिंह जी के पास में आना चाहता हूँ।
सर्वे का जिक्र हो रहा है और डीके शिवकुमार और इनके बीच, सिद्धारमैया के बीच जब बातचीत चल रही है तो कह रहे हैं डीके शिवकुमार की एक सर्वे के अनुसार, एक सर्वे आया है उसके अनुसार बीजेपी को 62 सीटें मिल रही हैं और इस अनुसार जोड़ घटा करके देखा जाए तो लगभग 135 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई यहाँ पे आ रही हैं। लेकिन एक सर्वे, इनका सर्वे नहीं है, किसी सर्वे का जिक्र कर रहे हैं और दूसरे सर्वे में भी, और अभी तक आप देख रहे होंगे सिंह साहब की जितने भी ओपिनियन पोल आए, सर्वे आए, उन ओपिनियन पोल और सर्वेज में कांग्रेस को एज है। मैक्सिमम 70% ओपिनियन पोल या सर्वे ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस को जीत यानी बहुमत दिखा रहे हैं और कुछ एक ऐसे हैं जिसमें हंग असेंबली या एक आध जगह बीजेपी आगे, लेकिन फिर भी बीजेपी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जहां तक आंकड़ा बहुमत का आता है, यानी 113। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात, और दूसरी बात कि बीजेपी कर्नाटक में फाइनली हिंदुत्व के सहारे आ गई, ये हम लोग देख के आ रहे हैं। और जो डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीएल संतोष ने कहा कि लिंगायतों की हमें ज़रूरत नहीं है, हिंदुत्व तो हमारे लिए काफ़ी है। और जो दूसरी कम्युनिटी, अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, उसका मैक्सिमम पार्ट तो कांग्रेस के साथ है ही और थोड़ा बटा हुआ भी है जो जेडीएस की तरफ भी है, ये भी हम देख के आए हैं। आपसे समझना चाहता हूं, जो बात यहाँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे हैं और जो गणित बता रहे हैं, उस गणित को अगर देखा जाए तो ये क्लीन स्वीप तो दिखाई देता ही है। साथ साथ ये जो 175 का, 70 का या 150 का जो भी आंकड़ा राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, इन आंकड़ों पे हम ना जाते हुए भी, यानी कि बहुमत से ऊपर सरकार बनाने की जो स्थिति होनी चाहिए वहां तक ये दिखाई देते हैं कांग्रेस के लोग। आप क्या कुछ देख रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, हिंदुत्व वाली बात पे आना चाहता हूं, क्या सचमुच आपको भी लगता है कि 5 अप्रैल से जो यात्रा, चुनावी यात्रा शुरू होती है पार्टियों की चुनाव की घोषणा के बाद से, फाइनली बीजेपी हिंदुत्व के भरोसे आके टिक गई है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अकेले वहां डंका पीट रहे हैं, क्या उनको भी हिंदुत्व के अलावा, बजरंगबली के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया? यानी भटकता हुआ पूरा का पूरा चुनावी कैंपेन बीजेपी का और बहुत ही मजबूत कैंपेनिंग के साथ में कांग्रेस, ये मान लिया जाए जब आज ये कैंपेन समाप्त हो चुका है। जहां तक हिंदुत्व की बात है, कर्नाटक में तो विधानसभा के चुनाव है। मैं इस समय कानपुर से बोल रहा हूं। हमारे यहाँ नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और सभासदों के चुनाव हो रहे हैं। तो हर रोज कोई ना कोई अपना वोट मांगने आता ही है। कांग्रेस के भी है, समाजवादी पार्टी का भी है, भाजपा का भी है। लेकिन यहां पर भी जब सभासद का जुलूस निकलता है तो वो भी हिंदुत्व की बात करता है। वो कॉलोनी के सफाई की बात नहीं करेगा, नाली की सफाई की बात नहीं करेगा जो उसका काम है, और सुख सुविधाओं की बात नहीं करेगा, वो भी हिंदुत्व की बात करेगा। जो भी बजरंगबली की बात कर रहा था, लोगों ने उससे पूछा कि आप इसके लिए क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, आप तो इसलिए चुनाव लड़िए। तो मेरा ये मानना है और मेरा अनुभव भी चुनाव को लेकर भाजपा के बारे में यही है, हो सकता है कुछ लोग सहमत न हो, कि भाजपा कोई भी चुनाव बिना हिंदुत्व के उतर ही नहीं सकती। आप देख लीजिए 2014 से लेके आज 2023 तक आप किसी भी भाजपा के मित्र से कहिए, चाहे सरकार में हो या सरकार में न हो, या बिल्कुल आरएसएस का भी हो, उससे भी कहिए और पूछिए कि आप उपलब्धि बता दीजिए, तो सब कुछ घुमा फिरा के एक ही उपलब्धि बताएगा कि देखिए मंदिर बन रहा है, देखिए हिंदू जो हैं बहुत ज्यादा पीड़ित थे उनको बचाया जा रहा है। और अब ये कश्मीरी स्टोरी क्या है? कश्मीरी स्टोरी और कुछ नहीं है ये, सॉरी केरला स्टोरी और कुछ नहीं है ये, हाँ ये केरला स्टोरी और कुछ नहीं है। और जिससे संजय जी ने कहा कि ये कश्मीरी फाइल का सीक्वल है, ये दूसरा है। और हो सकता है 2023 तक जो और भी चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या हो सकता है महाराष्ट्र में भी हो जाए, या तेलंगाना, यहां पर भी इस तरह की अगर आपको कुछ स्टोरी सुनने को मिल जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। शुरुआत में ही जब 5 तारीख को जैसे बहुत कायदे से टंडन जी ने बड़ा रिकैप दिया, बहुत चीजें रिफ्रेश हो गई और बहुत सही जगह से शुरू किया कि अमूल और नंदिनी को लेकर जो वहां टकराव शुरू हुआ और अमूल को जिस तरह से स्थापित करने की बात वहां की गई, निश्चित रूप से इसे गुजरात के प्रभाव को बढ़ाने की बात समझी गई। और वहां से लेके गुजरात के प्रभाव को बढ़ाने से लेके आज कांग्रेस पर यह आरोप कि कर्नाटक को अलग करना चाहती है, बिना इस बात को जानते हुए भी
कि मैसूर की स्टेट सबसे बड़ी थी और उसे सबसे पहले भारत संघ में मिलने का सौभाग्य मिला था। सबसे पहले उन्होंने ही इसमें अपनी आमद दर्ज कराई थी, जबकि हैदराबाद के लिए तो संघर्ष हुआ था, लेकिन मैसूर स्टेट आ गई थी उस समय। तो ऐसी स्थिति में इनके पास दो ही चीजें हैं, या तो हिंदुत्व के भरोसे चले, या तो ये फिर कांग्रेस को तरह तरह के लांछन लगाएं। अब इसमें इनका लांछन के हिसाब से सोनिया गांधी क्यों आ रही है? सोनिया गांधी कांग्रेस में ही है, वो कांग्रेस के किसी पद पर नहीं है, अलग बात है, लेकिन कांग्रेस की सांसद है। और अगर वो सांसद न भी हो, मैं अगर कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने वहां जाऊं बिना पार्टी का मेंबर हुए, तो इस पर भी चुनाव आयोग कोई आपत्ति नहीं कर सकता कि एक लोकतांत्रिक राज्य में जन्म लेने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं किस पार्टी के पक्ष में प्रचार करूं, किस पार्टी के पक्ष में प्रचार न करूं। तो हिंदुत्व को लेकर मैं इस बात में बिल्कुल मुतमईन हूं कि ये इनका आखिरी एजेंडा है और बिना इसके ये कोई चुनाव लड़ नहीं सकते। दूसरी चीज, जो आप वीडियो मुझे दिखा रहे थे सिद्धरमैया और शिव कुमार जी का, तो इन दोनों बड़े नेताओं का वीडियो देख के मुझे साफ साफ लग रहा था। मैं इनके बाद जो नीचे आ रही थी अंग्रेजी वो तो पढ़ ही रहा था, आपने हिंदी में बता दिया था, काफी कुछ अंदाजा लग गया था। लेकिन आप इन दोनों नेताओं के वीडियो को आप रिकैप करके दोबारा देखें तो इनके चेहरे का जो आत्मविश्वास है वो बताता है कि इनकी स्थिति बहुत मजबूत है। अब अखिल स्वामी जी का जो आकलन है 170 और 175, उसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। उनका आकलन है, हो सकता है ये सही हो, हम शुभकामना करते हैं कि सही हो। किस तरह से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं तो वो, लेकिन चूंकि मेरा इस तरह की सेफोलॉजिस्ट का कोई अनुभव नहीं है और मैं इस तरह की जो भी चीजें सुनता हूं या समझता हूं आप ही लोगों के द्वारा या अन्य यूट्यूब या न्यूज चैनल या अखबारों के द्वारा ही समझता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर समझ रहा हूं कि कर्नाटक में 2-3 चीजें ऐसी हुई हैं जिसको लेकर कर्नाटक में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित लग रही है और भाजपा की हार सुनिश्चित लग रही है। नंबर 1 तो यह अमूल और नंदिनी का मामला है। नंबर 2, प्रधानमंत्री के पास कुछ भी बताने को नहीं है, वही पुरानी चीजें, हमें मार दिया जाएगा, हमें गालियां दी गई, हमें ये किया गया, मतलब आपको सब कुछ किया गया, कि सब किनारे रख दीजिए, लेकिन आपने कांग्रेस के लिए, आपने कर्नाटक की जनता के लिए क्या किया। और दूसरी चीज, इसी दौरान संजय जी ने बहुत सही कहा कि इसी दौरान 3 बड़ी घटनाएं हुई। मणिपुर जल रहा है, बुरी तरह जल रहा है। आज स्थिति वहां थोड़ी शांत हुई है शूट एट साइट के बाद, और वो भी आप समझिए कि शूट एट साइट के कारण शांत है। जिस दिन ये प्रतिबंध हटेगा, फोर्स कम होगी, वो फिर जलने लगेगा, क्योंकि उसका समाधान तय किया जा रहा है, क्योंकि आग इनकी ही लगाई हुई है। आप आग भी लगाएंगे और आग बुझाना भी चाहें तो आग बड़ी खतरनाक, और जब आप लगाएंगे तो एक स्थिति वो अनकंट्रोल हो जाती है। पंजाब में आतंकवाद कैसे हुआ था शुरुआती दौर में, ये किसी से छुपा नहीं है। दूसरी चीज, अभी मैं आपके प्रोग्राम के लिए जब मैं कनेक्ट हो रहा था तभी मैंने ट्विटर पर देखा कि अमृतसर में धमाका हुआ है। अभी धमाका कहाँ हुआ मुझे डिटेल नहीं मालूम, ये खबर लेकिन आई है। तो इस तरीके से मणिपुर जल रहा है, पंजाब की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ये कांग्रेस को आतंकवाद से जोड़ के देखते हैं तो मैं नहीं समझता कि किसी भी दुनिया के किसी भी देश में माता और पुत्र दोनों ही आतंकवाद के शिकार हुए, दोनों ही की हत्या अलग अलग आतंकी गुटों में की हो। खालिस्तान समर्थकों ने श्रीमती गांधी की हत्या की तो लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या की। लेकिन इसी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह, वो भी शहीद हुए थे, वो भी आतंकी हमले में मारे गए थे। और उस समय के सबसे चर्चित और मजबूत डीजीपी KPS गिल ने किस तरीके से पंजाब के आतंकवाद को दुरुस्त किया, ये सभी जानते हैं। मुझे उस समय भी जाने का मौका मिला था 86, 87, 88 के समय में सरकारी काम से। उसमें मुझे अच्छी तरह याद है, हम सरकारी गाड़ी से गए थे और गाड़ी को सुरक्षा का काफिला लेके गए थे। उस समय भी हम जब पंजाब के अंदर घुसे थे तो अमृतसर तक जाने में इतने बैरियर पड़े थे कि आप कह नहीं सकते। और जब आतंकवाद खत्म हो गया तब अपनी निजी गाड़ी से मैं गया, मुझे कुछ भी लगा जैसे यहाँ कभी आतंक था ही नहीं, इस तरह की बातें ही नहीं थी। तो सीधी सी बात है, चुनाव जीतने के लिए आप हिंदुत्व का सहारा लेंगे, चुनाव जीतने के लिए आप ये कह देंगे कि कर्नाटक को अलग करने की साजिश की जा रही है। अरे अलग करने की साजिश की जा रही है, आप प्रधानमंत्री हैं, आप कोई BL संतोष नहीं है कि आप संगठन मंत्री हैं, आपके पास गोपनीय सूचना नहीं है, आपके पास सारी सूचनाएं हैं। ऐसी स्थिति में ये बयान गैर जिम्मेदार भरा है, ये आपको नहीं कहना चाहिए था। तीसरी चीज अमूल नंदिनी वाली बात है, और चौथी चीज सबसे बड़ी बात है कि आप खुद विक्टिम कार्ड खेलते हैं, आप हमेशा दयनीय मुद्रा में रहते हैं। प्रधानमंत्री का इस तरह का दयनीय होना कम से कम मुझे बहुत अखरता है। आप व्यक्तिगत लेवल पर दयनीय हो जाए चाहे जो हो जाए,
लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इस नाते आपका दयनीय होना बहुत अखरता है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की स्थिति जैसे अभी टंडन जी ने बताई, स्वामी जी ने बताई, आपके प्रोग्राम में देख के बताता हूं, मैं आपके साथ बैठता भी हूं, तो मुझे लगता है स्थिति अच्छी है। लेकिन संजय जी की बात के साथ मैं भी सहमत हूं कि जब तक परिणाम ना आ जाए तब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जाए, सिवाय इसके कि हमारी शुभकामनाएं हैं कि कांग्रेस विजयी हो, बस। जी जी, शुभकामनाएं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के चाहने वाले लोग इन शुभकामनाओं को, चाहे स्वामी जी की शुभकामनाएं, विजय शंकर जी की शुभकामनाएं, इन शुभकामनाओं को आप लोग बहुत मजबूती के साथ संभाल के रखिए। ये शुभकामनाएं आने वाले समय में बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि एक चुनाव नहीं, कई चुनाव हैं अभी। और सबसे बड़ी बात है कि 2024 का लोकसभा चुनाव, उस पर भी नज़रें टिकी हैं और इसके बाद तो उल्टी गिनती शुरू हो ही जाएगी। और ऐसे भी कहा जा रहा है कि ये 2024 का सेमीफाइनल है कर्नाटक का चुनाव। कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी अगर किसी भी तरह से पास हो जाती है तो उसके लिए संजीवनी से ज़्यादा कम कुछ नहीं होगा। और अगर बीजेपी फेल हो जाती है, यानी बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती है, तो फिर क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत कुछ, और उन सब के बीच इधर जंतर मंतर और उधर नॉर्थ ईस्ट में यानी पूर्वोत्तर में मणिपुर, जिसका जिक्र भी कर रहे थे विजय शंकर सिंह जी। और चूँकि पुलिस ऑफिसर रहे हैं, आईपीएस रिटायर्ड, और बहुत नज़दीक से ऐसी चीज़ों को उन्होंने देखा है, जिक्र कर रहे थे पंजाब का भी। और पंजाब में भी धीरे धीरे अशांति हम लोग देख ही रहे हैं। एक बार फिर से पंजाब जो है वो उसी दिशा में बढ़ रहा है जिस दिशा में लेट 70s और 80s में हमने देखा था। और उसका हश्र क्या हुआ आप सब ने देखा, इंदिरा गांधी को हमने गंवा दिया। खैर, बढ़ें आगे और आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, कर्नाटक पे फोकस करते हैं और कर्नाटक पे फिर से आना चाहता हूं। ये अभी आप जो देख रहे थे सर्वे का हिस्सा, अभी हालांकि परसों एग्जिट पोल, हमारा भी एग्जिट पोल आना है, बाकी तमाम एग्जिट पोल आएंगे। और ऐसे में आज की तारीख में कांग्रेस, राहुल गांधी का एक अनोखा अंदाज, शुरुआत में अगर आपको याद हो तो मैं ये बात कह रहा था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही अभी भी कर रहे हैं, यानी लोगों से मिलना। और एक बात यहाँ जोड़ते हुए आपके पास आना चाहता हूँ कि जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई थी दीपक जी, तो हम लोग ये कह भी रहे थे कि अब भारत जोड़ो यात्रा की तरह राहुल गांधी को कुछ ना कुछ करते रहना होगा, ताकि लोग उस यात्रा को भूल न जाए। हमारे आप तमाम पैनलिस्ट साथियों में से कई लोग इस बात का जिक्र कर भी रहे थे उस समय। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी के जो अलग अलग तरीके प्रचार के हम लोगों ने देखे, जिसमें स्कूटी पर सवार हो जाना, आज बस पर सवार होना, लोगों से मिलना और बातें करना, अपना वीडियो बनाना, फिर अपने चैनल पर शेयर करना, प्रियंका गांधी का साथ, इन सब को अगर रिकैप किया जाए तो जैसे प्रशांत टंडन जी ने रिकैप किया, पूरी प्रक्रिया को रिकैप किया, एक विश्लेषणात्मक रूप से आपसे चाहता हूं कि जरा रिकैप कीजिए और कहां पाते हैं कांग्रेस को, कहां पाते हैं बीजेपी को। राजीव जी, जिस समय भारत जोड़ो यात्रा से ही मैं शुरू करता हूँ इस बात को, उस समय मैंने एक बात कही थी और इस बात को देशबंधु ने अपने लेख में भी लिखा था कि चाहे यह यात्रा जो है 30 तारीख को खत्म हो जाएगी, लेकिन भारत जो है वो एक अनंत यात्रा पर निकलेगा और राहुल गांधी उसमें रहे या न रहे, लेकिन भारत जो है उसकी यात्रा जारी रहेगी। राहुल गांधी ही उस यात्रा को अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं और ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो एक तरह से उसका एक्सटेंशन ही है, उसका विस्तार ही है। वही यात्रा जो है वो 30 जनवरी को जो खत्म हुई वहां पर तिरंगा लहराकर श्रीनगर के लाल चौक में, उसके बाद भारत जो है वो कांग्रेस के माध्यम से और राहुल गांधी के माध्यम से एक दूसरी यात्रा पर अभी भी चल रहा है। जो यात्रा जो है, जो अभी जो चल रही है, उस यात्रा का मकसद जो है भारत में लोकतंत्र की वापसी कराना है। ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। उसका रास्ता जो है राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोलकर जो किया था, यह इसी को हम आगे देख रहे हैं। अगर आज हम इस बस की जो तस्वीरें हैं, इस विजुअल पे बात करें तो आप देखिए कि वैसे ही लोगों के साथ उनका मिलना जुलना है। और एक बहुत बड़ा इन्होंने काम ये जो किया है, बहुत दिमाग से जो काम किया है, वो ये किया है कि उनकी सफेद टी शर्ट जो है, उनकी सफेद टी शर्ट आज भी वही है। ये बहुत प्रतीकात्मक है। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं तो इन चीजों को मैं बहुत अलग तरीके से देखने की कोशिश करता हूं। अगर ये सफेद टी शर्ट उतर जाती और वे रंग बिरंगे तरह के या कोई दूसरी तरीके से चीजों पे आ जाते या एक टिपिकल नेता की तरह वो आ जाते तो शायद उतना इंपैक्ट उनका नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी की छवि के पीछे ये टी शर्ट जो है,
वो निश्चित रूप से काम कर रहे लोगों ने राहुल गांधी को इस रूप में स्वीकार कर लिया है। वहां पर देखिए महिलाएं कितनी सहज रूप से उनसे बात कर रही हैं, किस तरीके से घुल मिल रही हैं। तो राहुल गांधी जो है इस समय उसी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं मुख्य इस पे आऊं तो इस समय कांग्रेस को एक जो है वो 3 कारणों से मुख्य रूप से पॉलिटिकली उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो है पहले दिन से 5 अप्रैल से ही भारतीय जनता पार्टी को सबमिसिव बना दिया है, उसको दबा कर रखा हुआ है। इस चुनाव में अगर कोई पॉजिटिव फोर्स है तो वो कांग्रेस है, पॉलिटिकली वो एडवांस्ड है। उसका एक कारण बड़ा यह है कि इसमें राहुल गांधी तब कूदे हैं जब वो सांसदी गंवा चुके थे, अपना घर छोड़कर जो है वो इस यात्रा में, इस चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। नंबर 2, सोनिया गांधी अपने एक उम्र के कारण और एक उनकी जो स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं रहता, इसके बाद भी उन्होंने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। प्रियंका गांधी अपना जलवा अलग से बिखेर रही हैं, उनकी जो बातें अगर आप देखिए जिस तरीके से वो इश्यूज को उठा रही हैं, तो इस तरीके से पॉलिटिकली जो है वो ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस है। सेकेंडली, स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी है वो कमजोर पिच पर है, उसका आधार जो है, उसकी जो जमीन है बड़ी कमजोर दिख रही है। और कांग्रेस जो है वो रणनीतिक रूप से भी बहुत ही एडवांस है। उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, मेरा अपना मानना है कि इसका नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। उसमें सहायक जो फोर्सेस हैं वो ये तीनों गांधी परिवार के तीनों सदस्य हैं, और उन्होंने स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों जो नेतृत्व है उसका इतना अच्छा कॉम्बिनेशन जो दिया है, वो इस प्रकार से उन्होंने वहां पर एक प्रकार से प्रभाव डाला है कांग्रेस का। तो ये जो है बहुत फायदा दे रहा है। अब आप स्ट्रेटेजिकली इसलिए भी चुनाव प्रचार भी देखिए कितना रणनीतिक तरीके से हो रहा है कि जिस प्रकार से मोदी या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी चीजों को थोपते थे लोगों पे या अपोजिशन पे थोपते थे कि भाई देखिए प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, इसको सम्मान नहीं दिया, सरदार पटेल को सम्मान नहीं दिया, तो आज जो सिद्धरमैया बातचीत है उन्होंने भी बीजेपी के उन नेताओं को सामने लाना शुरू कर दिया है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इनको सम्मान नहीं दिया। ये उन्हीं का दांव है जो भारतीय जनता पार्टी खेलती रहती थी। इसलिए विमर्श जो करता है वही समझिए कि वो एक कदम आगे चल रहा है। तीसरी बात, इसमें सबसे बड़ी चीज जो मैं देखता हूं, जिससे मैं राजनीतिक रूप से और रणनीतिक रूप से ऊपर है कांग्रेस पार्टी, ये कहने से अधिक ज्यादा मैं मानता हूं कि नैतिक रूप से कांग्रेस जो है बहुत ऊपर है। उसने अपने उन मुद्दों को नहीं छोड़ा है। नैतिक रूप से इसलिए बोल रहा हूं कि उन्होंने स्थानीय मुद्दों को उठा के रखा हुआ है, राष्ट्रीय मुद्दों को किया है, और अब जो है पिछले कुछ समय से खासकर कर्नाटक के चुनाव में, जो मैं ये बोलता हूं कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस जो है बहुत प्रशिक्षित हुई है, उसने चुनाव लड़ना सीख लिया है। और चुनाव लड़ना जो सीखा है वो इसलिए सीख लिया है कि अब वो उन मुद्दों पे नहीं जा रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं मुद्दों पे लौटने पर मजबूर कर रही है। और वो जान गई है कि अब जो है ये जो बजरंगबली वाला चाहे मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार वाला मामला हो, वंश परंपरा वाला मामला हो, ये जो उसके जो पुराने घिसे पीटे फार्मूले थे वो अब बहुत ज्यादा काम नहीं आएंगे। और एक तरह से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को उसी मुद्दे पर घेर कर रख लिया है कि वो उसके आगे ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं। वो जानती है भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही हम जन सरोकार के मुद्दे पर बात करेंगे हम फंस जाएंगे। पहले ही कांग्रेस वहां पर भारतीय जनता पार्टी पर्याप्त बदनाम हो चुकी है, 40% की सरकार वगैरह सारा कुछ, और कांग्रेस इसी मुद्दे को दबा रही है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो दबा रही है वो इन्हीं मुद्दों को लेकर दबा रही है। इसलिए तीनों स्तरों पर कांग्रेस जो है इस समय आगे है। इसलिए मुझे लगता है कि कर्नाटक में जो बहुत सारे, मैं आंकड़ों पर तो नहीं जाऊंगा, स्वामी जी जो बता रहे हैं या दूसरे लोग जो बता रहे हैं कि कितनी सीटें आएंगी क्या आएंगी, लेकिन ये बात तो जरूर है कि लोग अब इस बात को कहने लगे हैं। और बहुत सारे वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो पहले से माहौल बनाता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेगी और ये होगा वो होगा, उसने आप देखिए अगर तो उसे ये बातें करनी बंद कर दी है। अब वो भी सावधान हो गए हैं, वे भी नहीं कह रहे हैं बहुत धड़ल्ले से जैसे पहले कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी आ रही, फला आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस समय सब साइलेंट है और जो बात कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है अगर उनकी मजबूरी है, जो नोएडा मीडिया हम जिसको बोलते हैं, उनकी ये मजबूरी हो सकती है कि वो कांग्रेस को जीतता हुआ न बताएं। जो हम देख के आ रहे हैं, जो सर्वे बता रहे हैं और आप लोगों ने जो रिपोर्ट की है उसके आधार पर हर कोई जान रहा है कि कांग्रेस आगे है, जीत भी सकती है। लेकिन अब
जो गोदी मीडिया है उसने कहना बंद कर दिया है कि कांग्रेस जीतेगी। ये तो नहीं कर पा रही क्योंकि उसकी अपनी मजबूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी वो जीतता हुआ नहीं दिखा रही है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को पूरी के पूरी तरीके से एज है, एडवांटेज है। राजीव जी कांग्रेस के समर्थक भी कल उसका जिक्र कर रहे थे, अमलेंदु उपाध्याय जी, कांग्रेस के समर्थक भी 100 से ज़्यादा सीट नहीं दे रहे हैं। तो माफ़ करें, बीजेपी के समर्थक भी 100 से ज़्यादा सीट नहीं दे रहे हैं। और हमारे ही प्रोग्राम में प्रोग्राम के आखिर में परसों रात की बात है, विधान सौधा के सामने यानी विधानसभा के सामने, भवन के सामने हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे। बारिश की बूंदों के बीच, तेज़ हवाओं के बीच प्रशांत टंडन जी कहीं से जाके छाता लेके आए और हम लोग उस कार्यक्रम को कर पाए रात का समय। और भागे भागे प्रशांत जी गए छाता लाने, क्योंकि उससे एक दिन पहले भी और छतरी हमारी जो थी वो कम पड़ गई थी। खैर, ये सब बाहर जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आप लोगों को पता होगा ही कि कितनी सारी मुसीबतें, जब प्राकृतिक तौर पर मुसीबत आती हैं तो उसको झेलना पड़ता है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ यह है कि जो हो रहा है वो आप तक पहुँचाएँ। अमलेंदु उपाध्याय जी, 175 सीटें आज हो रही हैं, बात हो रही है इसकी, और इम्पॉर्टेंट पहलू है क्योंकि प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि बहुत लॉजिकली ये इनकी बात यहाँ फिट भी बैठती है। क्योंकि अल्पसंख्यकों की बात करें तो 90% अल्पसंख्यक जो हैं वो कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिंगायतों की बात करें तो कल आपने देख लिया कि एक खबर और आ गई कि लिंगायत के एक समूह ने ऑलरेडी कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा कर दी है और अपने लोगों से आग्रह किया है कि आप कांग्रेस की तरफ आइए। और लिंगायत के कई नेता और बीजेपी के कई नेता, दो बड़े नेता ऑलरेडी आ चुके हैं, जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी कांग्रेस पार्टी में। तो ये सारे गणित अगर देखा जाए तो सीधा सीधा है कि यहाँ कांग्रेस को एज है, एज ही नहीं है, लैंडस्लाइड विक्ट्री कह सकते हैं, ये माना जाए। और अगर ऐसा है तो क्यों है, ये सवाल भी उठता है। क्या सिर्फ यही कारण है कि ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, या कांग्रेस ने कुछ किया है इसलिए? किस रूप में आप देखते हैं यहाँ के चुनाव को? देखिए राजीव जी, कांग्रेस ने जो किया है वो तो अपनी जगह है। राहुल गांधी किस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों से घुल मिल रहे हैं, मतलब की चीजें मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन पहली बात ये है कि वो कौन से कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है और अपनी ही पिच में पिछड़ रही है, मतलब जो पिच उसने बनाई है उससे पिछड़ रही है। उसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण जो है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बजरंग दल को लेकर के रिएक्ट किया, मुझे लगता है कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को और जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वहां जो बड़े नेता जो प्रधानमंत्री के बहुत नजदीकी समझे जाते हैं वो अनंत कुमार हेगड़े हैं, ईश्वरप्पा या येदुरप्पा या जगदीश शेट्टार या लक्ष्मण सावदी, ये प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के नजदीकी नहीं समझे जाते रहे। वहां जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिकी है, जिसपे वो भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पे खेल रही है, प्रधानमंत्री ने जिस पे बैटिंग शुरू की बजरंग दल को लेकर के, उस पिच पे तो अनिल कुमार हेगड़े खेलते रहे। और इसके बीच में बीएल संतोष का ये बयान जो है, अब वो आया कि नहीं आया वो अलग जांच का विषय हो सकता है। हालांकि उसको मुंबई ने एक्सेप्ट किया कि इसकी हम जांच करा रहे हैं कि ये कहां से आया बयान बीएल संतोष का, कि हम उनके बयान हमको वोट नहीं चाहिए लिंगायतों के। तो मुझे लगता है कि ये इस पे जो था प्रधानमंत्री के बजरंग दल पे इतना ज्यादा जोर देने से लिंगायत वोट के अंदर ये मैसेज चला गया कि ये तो भाई उस पिच पे खेल रहे हैं जिस पिच पे हमारी आवश्यकता है ही नहीं। और इनका नेता जो यहाँ इनका प्रभारी है वो इस बात को कह रहा है कि हम इनकी कोई जरूरत नहीं, हम पे हमारी पिच तो तैयार है दूसरी, जिसमें हम सारे देश में खेलते हैं, हम तो उसी में खेलेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस पे जाकर के अंत में जो है एकदम से और नुकसान हो गया। शुरू की पहले ही नंदिनी का जब मसला आया, उससे पहले वो जो FSSAI का आया कि आप जो है वो दही लिखी है, उसमें वहां का जो स्थानीय है अपनी भाषा में नहीं लिख सकते, और फिर उसको वापस लेना पड़ा उनको 1 महीने के बाद, जो उसका काफी ज्यादा विरोध हुआ। अमित शाह जी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा बुलंद कराए। तो ये सारी जो चीजें हुई, इससे मुझे लगता है कि सब मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो पिच तैयार कर्नाटक में करना शुरू की, वो शायद भूल रही कि हर जगह हिंदुत्व की पिच नहीं चला करती है। हालांकि कर्नाटक में उसकी हिंदुत्व की पिच काम कर रही थी, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही थी, बहुत उसने अपना एक वोट बैंक बनाया, उसने बनाया, लेकिन उसकी एक सीमा है उस वोट बैंक की। वो वोट बैंक जो है उत्तर भारत में भी 15 से 20% से ज्यादा नहीं है राजीव जी।
हिंदुत्व के नाम पे जो वोट मिलता है उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी को 15 से 20% वोट मिलता है। बाकी और जो वोट मिलता है वो तमाम सोशल इंजीनियरिंग और तमाम जो और चीजें होती है वो सब मिला करके किस तरीके से कहाँ किसको उठाना है गिराना है उन सब चीजों का होता है। तो ये मुझे लगता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान जो है वो करने लगा। दूसरा, जिस तरीके से राहुल गांधी लोगों के बीच जा रहे हैं राजनीति, मुझे लगता है ये भी एक जबरदस्त असर कर रहा है। आप देखिए कल का राहुल गांधी का जो वीडियो हम लोगों ने दिखाया और आज भी दिखाया हम लोगों ने डिलीवरी बॉय के साथ बात करते हुए, राहुल गांधी अपने हाथ से उन डिलीवरी बॉयज को सर्व कर रहे हैं। आप एक अंतर समझिए, मैं आपको जो बताना चाहता हूं, राहुल गांधी अपने हाथ से सर्व कर रहे हैं और पूछ रहे कि नहीं आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। ऐसा ही एक वीडियो प्रधानमंत्री का श्रमिकों के साथ भोजन करते हुए वाराणसी का आया था, तो प्रधानमंत्री के आगे पानी की बोतल अलग से रखी हुई थी और जो बैठे हुए साथ में श्रमिक थे वो दूरी पे बैठे हुए अलग भोजन कर रहे थे। आप इस अंतर को समझ सकते हैं कि इसने कितना ज्यादा अपील किया होगा। ये अंतर है जो अपील कर रहा है। राहुल गांधी जब यात्रा कर रहे हैं बस में तो एक महिला आती है और राहुल गांधी उठ के खड़े हो जाते हैं। तो राजीव जी, मैंने पहले भी जैसे एक बार कहा था कि अगर प्रधानमंत्री ने संस्कार घर से लिए होते अपने तो अच्छी बात होती, लेकिन चूंकि उन्होंने शाखा से संस्कार लिए तो भाई इसे सिखाया ही नहीं जाता है। ये घरों में संस्कार सिखाए जाते हैं कि महिला का बस में जा रही है तो आप खड़े हो जाइए। तो राहुल गांधी उठ के खड़े होते, वो महिला बैठती है बाकायदा। तो ये जो चीजें लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं, लोगों को जो लग रहा है कि उनके बड़ा नेता जो है वो हमारे बीच आकर के हमसे हमारे बात कर रहा है और हमसे घुल मिल रहा है और बिल्कुल हमारे जैसा हमसे बर्ताव कर रहा है। मुझे लगता है कि ये चीजें जो है दिल के अंदर उतरने वाली है और इसका भी बहुत ज्यादा असर हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जो मेरा अपना एनालिसिस है वो ये है कि राहुल गांधी की वहां आम जनता के बीच घुलना मिलना, स्थानीय मुद्दों पर लगातार बात करना, उन मुद्दों से हटना नहीं, प्रधानमंत्री कितना भी मुद्दों से भटकाने की कोशिश करें उन मुद्दों पर जमे रहना, जनता के सवालों को उठाते रहना, और प्रधानमंत्री का जिस तरीके से बजरंग दल को लेकर के कूदना है इस चुनाव में, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़े कारण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त हार का कारण बनने जा रहे हैं राजीव। मेरा जी कर्नाटक में कांग्रेस जो कुछ कर रही है और इस पर विश्लेषण कर रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी, और कैसे भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पछाड़ती हुई नजर आ रही है। आना चाहता हूं एक बार फिर से संजय जी आपके पास में। संजय जी, कांग्रेस जो है वो क्या इस कर्नाटक के चुनाव के बाद से, या कहें तो कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने बहुत कुछ सीख लिया है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है ये मान लिया जाए? हालांकि ये हमारे लिए इस वक्त हम कह रहे हैं, कांग्रेस के कई लोगों को शायद इस बात से तकलीफ भी हो कि क्या हम लोगों ने पहले चुनाव नहीं लड़ा क्या, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने जिस अग्रेसिवनेस के साथ में चुनाव लड़ना चाहिए, शायद क्या ये माना जाए कर्नाटक उसके लिए एक बहुत अच्छा एक प्रयोगशाला के रूप में देखा जाएगा कांग्रेस के हिसाब से, क्योंकि इससे पहले भी चाहे राजस्थान का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, ये सारे चुनाव कांग्रेस जीत कर आई थी और इसी कर्नाटक में 2018 में कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बनाई थी और भी हैं, बिहार में भी अभी सरकार में है, कई जगह है सरकार में, हिमाचल प्रदेश में भी सरकार में है इस वक्त कांग्रेस पार्टी। तो क्या ये माना जाए, लेकिन कर्नाटक का चुनाव किस हिसाब से, अगर इस सवाल को दूसरे ढंग से देखा जाए, किस हिसाब से ये देखा जाए कि कर्नाटक का चुनाव जो है आने वाले समय में कांग्रेस के लिए भी एक ऐसी लाइन तैयार करके दे रहा है जहां से आप दूसरे चुनावों को बहुत आसानी से पिक कर सकते हैं, यानी कि उसमें आप आगे दौड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। और यहाँ पर पैरेलली बीजेपी के लिए एक बात मैं रखना चाहता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान चालीसा जप के उत्तर भारत और आने वाले दूसरे चुनावों में के लिए अपनी तैयारी करते हुए नजर आए? ये दो पैरेलल सवाल ये आप सबके बीच आना चाहता हूँ। सबसे पहले संजय जी। एक तो हिंदू मुस्लिम बीजेपी का फोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये उसी पे लड़ते रहे। और मेरा मानना है कि अभी तक इनको चैलेंज नहीं किया गया था। राहुल गांधी ने लगभग छोड़ दिया था और इन लोगों ने राहुल गांधी को जितना डैमेज किया उसको राहुल गांधी ने या कांग्रेस की तरफ से किसी ने काउंटर नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये लोग कांग्रेस
अब लग रहा है, पहले नहीं लगता था, अब लग रहा है कि इन लोगों ने प्लान करके छोड़ दिया कि ठीक है भाई, तुम दिखा लो अपनी काबिलियत, क्या क्या दिखा सकते हो, क्या तुम्हारे में है, और इनको पूरी तरह छोड़ दिया गया या पूरा मौका दिया गया। सत्ता में आने के लिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, नहीं करना चाहिए था, झूठ बोला, गलत प्रचार किया, और ये सब इनको नहीं करना चाहिए था, और कांग्रेस ने सबको झेला, कोई मुकाबला नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, और इलेक्शन जीतने के बाद भी कई साल तक कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये छोड़ दिया था, और कांग्रेस को शायद ये उम्मीद थी, शायद ये उम्मीद थी कि बीजेपी अपने कर्मों से फंसेगी, और अब मुझे लगता है कि बीजेपी अपने कर्मों से फंसती नजर आ रही है। उसके एक दो उदाहरण है, कई उदाहरण है, मतलब मैं एक दो देता हूं। जैसे अदालत से 2000 गुजरात दंगे में सबको क्लीन चिट मिल गया और कुछ गड़बड़ नहीं हुई, 2000 लोग मारे गए और कोई अपराधी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, किसी को सजा नहीं मिली। ये एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा फेलियर है। भाई प्रशासन तो था ना, दंगा हुआ ना, हत्या हुई ना, तो आप, और इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करना था, तो पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसके बाद किसी को सजा नहीं हुई, या जिसको हुई वो बहुत कम हुआ, ज्यादातर लोग बरी हो गए। तो ये इनएफिशिएंसी थी पुलिस की, ये इनएफिशिएंसी थी एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन इसको प्रेजेंट ऐसे किया जैसे कि हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था। तो अब उसकी पोल खुल रही है। गुजरात में फैसले कैसे हुए हैं उसकी पोल अब खुल रही है कि अपराध क्या है। तो राहुल गांधी ने मोदी को चोर कह दिया, ये तो अपराध है, लेकिन एक नरसंहार हो गया वो अपराध नहीं है, एक बलात्कार हो गया वो अपराध नहीं है, और उसको उस तरह से देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, वो धर्मों का मामला है और धर्मों के हिसाब से इन्होंने बंटवारा किया था, तो वो सब तो अब लोगों को समझ में आना, पहले नहीं समझ में आ रहा था, पहले लोग नहीं समझ रहे थे, लेकिन अब तो धर्म पहलवानों के मामले में पता चल गया ना कि वो हिंदुओं पर भी असर करता है। तो अब दिखाई देने लगा है सबकी ऐसा है। जैसे वो अभी आया था बाबू बजरंगी वाला मामला, कि बाबू बजरंगी, जब बजरंग बली और बजरंग सब एक ही है, तो बाबू बजरंगी वाला मामला था। बाबू बजरंगी का ऑन रिकॉर्ड है कि उसने अपराध किया, उसने ये भी कहा कि किसको बचाया, लेकिन उसके बावजूद अदालत से बच गया। मैं पढ़ रहा था कि कैसे बच जाता है, लोग बचे हैं, वो भी आश्चर्य की बात है। उसमें मैंने पढ़ा नहीं कि वो दलील दी गई कि वो नाटक का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, जज साहब का प्रेरोगेटिव है, वो मान लेते हैं, उन्होंने मान लिया, उनको यकीन हो गया वगैरह वगैरह। मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा, और हो सकता है कि उनको लगा हो सकता है वैसा हो भी, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन एक आदमी वीडियो पे एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने क्राइम किया है और उसको बचा लिया जाता है, तो ये मुझे लगता है कि ये सिस्टम का फेलियर है। अगर बच गया, क्राइम तो हुआ ही था, तो किसी न किसी को सजा होनी ही चाहिए थी। तो आपने जिसको, या पुलिस ने जिसको पकड़ा, वो अगर नाटक का स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो पुलिस ने किया क्या? तो पुलिस की तो लापरवाही दिखाई देती है ना, कोर्ट की ना दिखाई दे। तो अगर ये दलील मान लिया कोर्ट ने, तो जाहिर है कि उसमें उसको दम लगा होगा। तो अब जो फैसले हुए हैं कि उससे पता चल रहा है कि अभी तक क्या हो रहा था, और अगर ये पहले वो गुजरात में हो रहा था, अब वो दिल्ली में लगा। चर्चा है केरल स्टोरी की, लेकिन गुजरात से 40,000 महिलाएं गायब है, तो केरल वाली तो आतंकवादी संगठन में चली गई, ठीक है, मान लिया। 3 को आपने 32,000 बना दिया, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ 40,000 तो नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा है, और इस 40,000 पे कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं। तो ऐसे कैसे चलेगा? ये तो जनता देख रही है ना, समझ रही है। और हिंदू तो माने हम सब लोग हिंदू हैं, लेकिन हम सब लोग तो बीजेपी के वैसे भक्त है नहीं, हो नहीं सकते, बहुत सारे लोग नहीं है, बहुत सारे लोग। तो पता नहीं बीजेपी कैसे उम्मीद कर रही थी, और अगर वो सत्ता में के बाद हिंदुत्व के लिए ही अच्छा दिया होता, कुछ भी होता, कुछ काम ही कर दिया होता, तो संभव था कि लोग फैन हो जाते कि हाँ भाई बहुत बढ़िया है। सिर्फ मंदिर बनाना ही नहीं, अगर हिंदुत्व के लिए और भी बहुत सारे काम किए जा सकते थे। जो इंक्रोचमेंट पे जो लैंड, वो इंदौर में एक मंदिर धस गई थी ना, जो इंक्रोचमेंट पे ही बनी थी, तो मैं तो ये कहता हूँ कि मंदिर भी तो मैंने आप एक बना देंगे, बाकी सब मंदिर भी तो ठीक नहीं किया आपने। तो और भी बहुत सारा मामला है। तो अगर कहा जाए कि बीजेपी ने किया क्या, सत्ता में आ जाना किसी भी तरह से झूठ बोल करके मैं उसको उतना बुरा या गलत नहीं मानता, लेकिन आप सत्ता में तो बने तभी रहेंगे जब वहां
रहना डिजर्व करेंगे या दिखाएंगे कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं, तो वो नहीं हुआ। तो इसलिए इनका ये तो होना ही था और वही हो रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने कुछ किया है। ठीक है, कांग्रेस ने जैसे पहले छोड़ दिया था वैसे छोड़ नहीं दिया है, और राहुल गांधी एक्टिव है, इतना ही पर्याप्त। राहुल गांधी का एक्टिव होना ही पर्याप्त, और अंतर वो साफ दिखाई दे रहा है, और वो अंतर पहले से था। माने राहुल गांधी जिस ढंग से लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ये कांग्रेस में इंदिरा गांधी भी करती थी, राजीव गांधी भी करते थे, और कांग्रेस का कोई एमएलए, विधायक, नगर निगम का, पालिका का नेता भी करता है। और बीजेपी में वो एग्जैक्टली सेम है कि वैसे ही वो पालिका वाला भी आएगा तो वो यही कहेगा कि साहब हम गाड़ी पे चल के रोड शो कर रहे हैं और आप हमको वोट दीजिए। घर घर जाके लोगों से वोट मांगने की जो जरूरत है वो तो वोटर तभी समझेगा ना जब उससे कोई वोट मांगने आएगा, और जब वो कोई वोट मांगने नहीं आएगा, मन की बात भाषण सुन करके कोई वोट क्यों देगा? आपकी कहानी सुन सकता है तो वोट क्यों देगा? उसी तरह से आप गाड़ी पे चले गए तो गाड़ी सरकार की है, या सरकार का पैसा है, या बीजेपी के पास पैसा है, उससे गाड़ी बुलेट प्रूफ चली जाती है, 4 करोड़ की हो या 10 करोड़ की हो, दिल्ली से हवाई जहाज से ले जाए या चला कर ले जाए, उससे पब्लिक को क्या फर्क पड़ता है? तो पब्लिक को तो काम चाहिए, पब्लिक को काम नहीं दिखा, और पब्लिक ये देख रही है कि तो भाई पैसा उड़ाए जा रहे और पैसे के बल पे वोट मांग, या हिंदू मुसलमान करके वोट मांगते हैं, या सरकारी पैसा, या बीजेपी के लिए पास जो चंदे से जो पैसा आता है उसको आप उड़ा करके कि हम तो भाई बहुत सक्षम है। वो सक्षमता आपकी दिख नहीं रही, काम में नहीं दिख रही, और आप गलत लोगों को संरक्षण देते हैं, वो सब अपनी जगह है। तो ये ज्यादा दिन चलना नहीं था और ये होना ही था, और मुझे लगता है कि जल्दी हो गया और आसानी से हो गया। जो व्यवस्था इन्होंने की थी सबको काटने की, जो जगह जगह पे अच्छे अपने अपने लोग बैठाए हैं, अब वो जिस तरह के तर्क करते हैं, जिस तरह के सवाल पूछते हैं, वो डरावना है। और अगर ये हार जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो भी समझेंगे कि अब ये ज्यादा समय चलने वाला नहीं है, तो शायद कुछ स्थिति सुधरेगी। लेकिन इनकी व्यवस्था बहुत तगड़ी है। मैं कभी इनको कमजोर नहीं मानता, और मैं नहीं मानता कि जब तक ये जीतेंगे नहीं तब तक मैं बहुत निश्चिंत नहीं होता। और आगे ये क्या करेंगे अगले चुनाव के लिए या लोकसभा चुनाव के लिए, वो भी बहुत मुश्किल है। और ये नहीं मानना चाहिए कि ये कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। ये हम लोगों का देखा हुआ अनुभव है, इसलिए मैं सत्यपाल मलिक खोल ही चुके हैं प्रशांत टंडन जी के साथ इंटरव्यू में। पिछला उदाहरण है, एक दो नहीं कई उदाहरण है। भाई ये अकेली पार्टी है जो किसी भी जांच से भागती है। भाई जांच क्यों नहीं होना चाहिए? जांच किसी भी चीज का अगर कोई शक है तो उसकी क्यों नहीं होनी चाहिए? तो जांच ही नहीं कराना है, और अपराध हो गया है या कुछ कांड हो गया है, तो ऐसे कैसे चलेगा? कितने दिन चलेगा? बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल कितने दिन चलेगा? और लेकिन एक सवाल आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, मुझे लगता है कि आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। ये जो हिंदुत्व का एजेंडा और हिंदुत्व के नाम पर वोट, क्या अगर 35%, 38%, 40% लोग ही बीजेपी को वोट देते हैं तो ये सारे हिंदू बीजेपी को वोट देते हैं? लेकिन कई बीजेपी के लोग तो ये भी दावा करते हैं कि मुसलमान लोग जो हैं वो भी 5%, 10%, 7% जो है मुसलमान भी वोट देते हैं। तो ये 80%, 80 और 20 का जो नारा बीजेपी बुलंद करती है उसमें कितना दम है? क्या हिंदुत्व के नाम पे अगर पूरा का पूरा इनको वोट नहीं मिलता है तो फिर ये नारा ही गलत है, यानी कि ये दावा, या कहें तो दावा ही गलत है बीजेपी की तरफ से जो दावे किए जाते हैं, जो एजेंडा है वही गलत है, ये माना जाए? किस रूप में देखते हैं आप? क्योंकि ये बहुत उलझा हुआ सवाल है, मुझे जैसा लगता है। जरा सुलझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप सनातन हिंदुत्व तो इन तमाम शब्दों का प्रयोग और तमाम बातों पे बहुत गंभीरता के साथ, गहराई के साथ कई चर्चा में आप अपनी बात रख चुके हैं, इसलिए भी समझना चाहता हूँ। देखिए राजीव जी, वास्तविकता यह है कि रात में कल भगवान श्री राम और मैया सीता मेरे सपने में आए, और मैंने उसमें देखा कि भगवान श्री राम पूछ रहे हैं मैया से कि इस बार चुनाव में कर्नाटका में बीजेपी ने हमको नहीं बुलाया। तो मैया ने कहा कि इस बार वो हनुमान जी को ले गए, वो बजरंग बली को दे गए, आपको भूल गए। ये है असली सनातन की प्रक्रिया। देखिए, 2 स्ट्रेटेजिक मिस्टेक बीजेपी ने बहुत तगड़ी की है, मैं आपको बताता हूं। पहला ये, जैसे हम लोग कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बीजेपी ने सारे एग्स 2 बास्केट में रख दिए और वो बास्केट टूट गई। जिसलिए कहा जाता है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। देखिए, कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिक क्या अच्छा काम किया।
एक तरफ हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो उनका भाषण आपने कल का सुना होगा, जब वो कह रहे हैं 81 साल का हो गया हूं और 70-71 साल हमारे देश के लोगों की एवरेज आयु है, मैं तो बोनस में जी रहा हूं, मरवाना है तो मरवा दो, मेरे पूरे परिवार को मरवा दो, देश के लिए मर जाऊंगा। ही इज अप्रोचिंग ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। डीके शिव कुमार जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको अप्रोच करते हैं, सिद्धारमैया जो दलित वोट बैंक, जो बैकवर्ड का और गांव का रूरल वोटर है उसको अप्रोच करते हैं। यह होती है डाइवर्सिफिकेशन की ब्यूटी। जो बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती की है, वो सबसे बड़ी गलती यह की है कि एक तो उन्होंने बाहर के 2 नेताओं पे सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया, कर्नाटका के नेताओं पे कुछ सेंट्रलाइज, और जो कमलेंदु जी कल कह रहे थे, जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है आज की तारीख में, चाहे उनका हो चाहे कर्नाटका हो, जो कि गलती इंडिया में बीजेपी ने नहीं की है, वो वहां ब्राह्मण जो हैं साउथ के अंदर, आप जानते हैं तब के अंदर केरला के अंदर क्या, वहां पे जो वो, और उसमें भी जो वो ब्राह्मण्स हैं जो कि महाराष्ट्र के आए हुए ब्राह्मण्स हैं। तो इसका मतलब यह है कि लोकल पॉपुलेशन जो है, जहां पे डोमिनेशन है बैकवर्ड्स का और शेड्यूल ट्राइब का, और जो नंद कुमार साय जिस प्रकार से इस समय आए हैं, तो आदिवासी वोट भी कर्नाटका में बहुत ज्यादा है, जिसको अभी तक हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। और नंद कुमार साय आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में अगर आदिवासी नेताओं में सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं तो नंद कुमार साय हैं, जो कितनी बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और बिल्कुल पास के स्टेट के हैं। तो ये पूरा स्ट्रेटेजी मुझे नहीं समझ में आता कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी इस बार क्या किरण भाई पटेल ने बनाई थी या गौतम अडानी, विनोद अडानी ने बनाई थी। अगर कोई भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का 10वीं क्लास का स्टूडेंट भी स्ट्रेटेजी बनाता तो वो मिस्टेक न करता जो बीजेपी ने बनाई थी। और कांग्रेस ने जो स्ट्रेटेजिक सुप्रीमेसी का प्रमाण दिया है, उससे लगता है किसी सही मायने में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ने, एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ने नहीं, और सही यूनिवर्सिटी से ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड के पढ़े हुए किसी एमफिल ने ये स्ट्रेटेजी बनाई है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस की है वो सक्सेसफुल हो रही है, और ये जो मार्जिन्स है ये वाइड होती जा रही हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण, अगर कुछ इधर उधर और हेरा फेरी, जो एक मैराडोना ने कहा था कि वो एक अदृश्य हाथ था, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं अपनी बात पे अडिग हूं, जो मैंने कहा है मैं उस पर अडिग हूं। जी बिल्कुल, आप अडिग रहिए और ज़रूरत भी इसकी है, अपनी बात पर अडिग रहना भी चाहिए। एसटी की, शेड्यूल ट्राइब की 15 सीटें हैं आरक्षित वहाँ पे कर्नाटक में, तो छोटी कम आंकड़े नहीं हैं, 15 हैं, और 36 सीटें एससी की हैं, जिसके बारे में प्रशांत टंडन जी बताते हैं कि ये इन 36 में से जो ज़्यादा लेके गया उसी की सरकार बनती है। प्रशांत टंडन जी, बहुत सारी बातें हिंदुत्व की बात भी हम कर रहे थे, थोड़ा आपसे भी समझना चाहूँगा कि कांग्रेस खासकर इस पूरे कर्नाटक की जो चुनावी वो रही है, रैलियाँ रही हैं, चुनावी सभा, चुनावी स्ट्रेटेजी, उसमें कांग्रेस कैसे आगे निकलती हुई। और दूसरी बात, एक जो महत्वपूर्ण बात जो हिंदुत्व की बात मैं कर रहा हूँ, जो सवाल लेके आया था, जिसका जिक्र कर रहे थे संजय जी, उसके बाद प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से बताया, क्या ये जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसके इर्द गिर्द रहने के बाद भी बीजेपी अपने जो कोर वोटर्स हैं उसके अलावा जो फ्लोटर्स हैं, यानी फ्लोटिंग वोटर्स हैं और बाकी हैं, उनको कैप्चर करने में अब आज की तारीख में अगर कुछ और ना हो जाए, पुलवामा टाइप की या कोई राष्ट्रवाद की आंधी बह जाए, कुछ और हो जाए, तो लगता है आपको कि हाँ ये 2019 या 2014 की परिस्थितियाँ फिर से निर्मित होती हुई दिखाई देती हैं क्या आने वाले चुनावों में? अब ये चुनाव तो ख़त्म हो चुका। जी राजीव जी, मैं कुछ बुलेट पॉइंट्स पे अपनी बात रखूंगा कुछ, लेकिन उसके पहले जो शुरू में वीडियो आपने दिखाया डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया जी का, वीडियो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके फॉर्मेट से मुझे बहुत घोर आपत्ति है। अगर डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू कर लेंगे तो हम पत्रकार लोग क्या करेंगे जी? तो ये हमारा काम कर रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं नौकरी है। खा रहे हैं जी, तो ये तो उचित बात नहीं है। दूसरी जो हिंदू और हिंदुत्व वाली बात है ना, जो डिबेट चल रही है, आप सिर्फ ये देखिए कि पिछले 7-8 साल 6 साल में
आप देखिए जो राज्यों के चुनाव हुए हैं उनमें क्लियर कट विक्ट्री यूपी और गुजरात है। बाकी सब जगह बीजेपी हारी है, राजस्थान हारी है, मध्य प्रदेश हारी है, ऑपरेशन लोटस से सरकार बनाई है, ठीक है जी। महाराष्ट्र में सरकार गई उनकी, ऑपरेशन लोटस से सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ में हारे हैं, आंध्रा में हारे हैं, तेलंगाना में हारे हैं, कर्नाटक में भी हारे थे, ऑपरेशन लोटस से बनी, केरल में हारे, तमिलनाडु में हारे। तो क्या ये इन जगहों पे हिंदू नहीं रहते हैं? यानी असम, गुजरात और उत्तर प्रदेश के अलावा आप देखिए कि बड़े राज्यों में कोई क्लियर कट विक्ट्री नहीं है, सब जगह चुनाव हारे हैं। दूसरी बात ये कि बीजेपी का एजेंडा क्या है, जो प्रोफेसर स्वामी कह रहे थे। देखिए बीजेपी का एजेंडा बड़ा साफ है, मोदी साहब का और आरएसएस का भी। इनकी दिक्कत संविधान से है। संविधान हम लोगों को देश का नागरिक बनाता है। आरएसएस का और मोदी जी का एजेंडा प्रजा बनाने का है। जो आपको हम दे रहे हैं वो कृपा है हमारी। और इसीलिए जो मैं शुरू में चर्चा कर रहा था कि राहुल गांधी जनता के बीच में दिखाई देते हैं, नागरिक के साथ है, डोसा खा रहा है, स्कूटर में घूम रहा है, बस में घूम रहा है, और एक राजा है जो रथ में सवार है, तो और फूल मालाएं और वो सब है, और वो आशीर्वाद दे रहे जनता को। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये सिंबल्स जो है बड़े महत्वपूर्ण है राजीव जी। ये पूरी, और वहां पे क्या हुआ है, ऐसा नहीं है कि जगदीश शेट्टार को या सेवदी को टिकट कर्नाटका में काट दिया किसी ने, बीएल संतोष ने काट दिया टिकट। इतने बड़े नेताओं का और सारे टिकट पार्लियामेंट्री बोर्ड से क्लियर होते हैं। ये बहुत क्लियर कट स्ट्रेटजी है कि लिंगायत को किनारे करो और एक बड़ा नारा, और हिंदू मुस्लिम पर चुनाव जीत जाओ, क्योंकि लिंगायत उनके ऊपर अपनी बात मनवाते हैं। बिल्कुल वही स्ट्रेटजी हरियाणा में जो किया है, ये कर्नाटक में करने का इनका प्लान है। हरियाणा में क्या हुआ है, जाटों का वोट लिया, जो के समर्थन से सरकार चल रही है, वो साहब है आरएसएस के, और जाट बैठा हुआ जंतर मंतर पे। एक फर्ज कीजिए कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बीजेपी जीत जाती है, तो जो आज जाटों के साथ हो रहा है कल लिंगायतों के साथ होगा। और नंदिनी और अमूल का मर्जर होगा। ये दो चीज का तो मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा हूं। तो ये बीजेपी का जो प्रोजेक्ट है वो ये है, और इसलिए उनकी किसी नारे पर, मतलब वो एक लॉटरी है, उन्होंने एक पासा फेंका है कि अगर हिंदू मुसलमान और 91 गालियां और ये सब चल जाएगा, सरकार बन जाएगी, तो ये जो सोशल इक्वेशन है, जो पावर को एसर्ट करने वाले सामाजिक समूह हैं, उनको ये किनारे करेंगे और वहां पे किसी हिंदू अपर कास्ट को नेता अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसीलिए आप देखिए कि बोमई को भी चीफ मिनिस्टर के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया है। तो ये तय कर चुके हैं पर्दे के पीछे कि लिंगायत और वोक्का लीग, जो दो पावरफुल कम्युनिटीज हैं, इनको वही कर रहा है जो इन्होंने जाटों के साथ किया है हरियाणा में। राजीव जी बिल्कुल, जाटों के साथ। और इस चुनाव के बाद बहुत सारी बातें और भी जो कुछ चल रहा है हरियाणा और इधर दिल्ली में, उस पर भी चर्चा हम करेंगे। आना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए विजय शंकर सिंह जी आपके पास। सिंह साहब जरा आपसे भी समझूं, ये जो पूरा का पूरा कर्नाटक पे हम पूरी लगभग पिछले 1.5 घंटे से चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे में बीजेपी को, हम कांग्रेस की बात तो खूब कर रहे हैं, बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी थी और उस स्ट्रेटेजी में हम लोगों ने कई सारे चुनाव देखे, लेकिन कर्नाटक के चुनाव में शुरुआत से ही फंसी हुई नजर आई बीजेपी। क्या कारण हो सकता है, जरा आप अगर कुछ
समझ पाए हों, देख पाए हैं, तो आपसे समझना चाहता हूं क्यों बीजेपी यहां फंसी हुई नजर आई? जी, उसका कारण मैं ये समझता हूं कि कर्नाटक चुनाव में जब वो पाटिल जो ठेकेदार इनके थे, इन्हीं की पार्टी के, जिन्होंने 40% का कमीशन मांगे जाने को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी दी गई थी और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इतनी बड़ी घटना पर उन्हीं की पार्टी के एक ठेकेदार ने आत्महत्या की, उस पर प्रधानमंत्री जी का एज यूजुअल कोई जवाब नहीं है। पिछले आप 8-9 साल से अगर आप देखें तो एक भी समस्या आप उठाइए, उस पर प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आता, वो मौन रहते हैं। जब वो मौन रहते हैं तो बाकी लोग भी मौन रहते हैं। इससे वहां की जनता में मुझे लगता है ये संदेश गया कि करप्शन का मामला जो ये कह रहे हैं, इनके करप्शन का मामला सिर्फ वही तक सीमित है जहां जो इनका विरोधी है, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो डीएमके में हो, चाहे वो तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की पार्टी में हो, या ममता जी की टीएमसी में हो, या बीजू जनता दल का भी एक आध है, शायद मुझे याद नहीं है, और या फिर वो शिवसेना या शरद पवार जी की पार्टी का हो। तो कुल मिला जुला के इनका जो करप्शन है वो सिलेक्टिव करप्शन है। कल तक घोर करप्ट दूसरी पार्टियों के इनके यहाँ जाके, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा और नारायण राणे, ये दो का नाम मैं ले रहा हूँ, और नाम भी है, आप इसमें जोड़ सकते हैं, वहां जाकर बिल्कुल ईडी के मुक्त हो गए। दूसरी चीज, एजेंसी पर दखल देने का, एजेंसी को कब्जे में रखने का इतना बड़ा षड्यंत्र और इतनी बड़ी सोच के साथ ये लोग हैं कि इनको ईडी प्रमुख के लिए श्री संजय कुमार मिश्रा के अलावा कोई अफसर नहीं सूझ रहा है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब कही कि क्या आपके पास कोई काबिल अफसर नहीं है, तो निश्चित रूप से ये पूरे के पूरे आईपीएस और आईआरएस कैडर, क्योंकि इन्हीं दोनों से जाते हैं ईडी चीफ, का एक तरीके से अपमान है और उनकी निष्ठा को बिल्कुल नीचे गिराना हुआ कि आपको नहीं मिल रहा। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार को लेकर ये आए थे, अडानी के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, विनोद अडानी के शेल कंपनियों से आए हुए पैसे को छुपाने के लिए, राहुल गांधी के चुपते हुए सवालों से दूर होने के लिए जिस भ्रष्टाचार को लेकर आए थे कि हम जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो जब जनता में गहरे उतरा तो जनता को उनकी असलियत आई। दूसरी, जब आप झूठ बोलते हैं तो आप नैतिक दृष्टि से भी अंदर अंदर कमजोरी महसूस करते हैं। आप कितने भी बड़े अभिनेता हो, लेकिन आप अंदर अंदर आपकी आत्मा कहीं न कहीं अंदर कचोटती रहती है, और आत्मा बराबर मरती नहीं है, क्योंकि कुछ न कुछ अंश सब में जीवित रहता है। तो उस तरह से। और दूसरे, लिंगायत की जब बात करेंगे, जो वहां का सबसे बड़ा है, तो लिंगायत ने शायद एक बार कहा भी था कि वो हिंदू नहीं है, उनका वीर शैवों का एक अलग पंथ है। वो कोई और पंथ होगा दक्षिण में, मुझे उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन वो अलग पंथ है जो परंपरागत हिंदुइज्म, जिसमें उत्तर भारत के हिंदू आते हैं, जिसमें हम लोग अपने को मानते हैं, उसमें वो नहीं आते। दूसरे, वो येदियुरप्पा उनके लिए मुश्किल चीज बन गए हैं। येदियुरप्पा को हटा भी नहीं सकते और रख भी नहीं सकते, और जब आते हैं उसी की मजबूती से आते हैं, फिर उनको किनारे करते हैं, तो एक चीज वहां आ जाइए। तो मुझे लगता है शुरू में इन सब चीजों को लेकर बीजेपी दुविधा में थी। इसलिए शुरुआती दौर में न तो अमित शाह जी के दौरे हुए, न प्रधानमंत्री जी के दौरे हुए, लोकल मुद्दा इनके पक्ष में कोई है नहीं, और आते ही अमूल का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा आ गया जो अस्मिता से जुड़ गया। भाजपा अक्सर अस्मिता का कार्ड खेलती है, कभी हिंदू अस्मिता का कार्ड खेलती है, राष्ट्रवाद क्या है, अस्मिता का ही कार्ड है। वही कार्ड वहां पर जब कर्नाटक में उल्टा पड़ने लगा तो उनकी परेशानी सामने आ गई। तो मुझे लगता है शुरू से ही ये कुछ कमजोर फुटिंग पे थे, और कुछ ये पांव इनके उखड़े हुए लगे थे। और दूसरी बहुत सही चीज संजय जी ने कही कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने 2000 के बाद पहले का जो सन्नाटा था, पहले जो बिल्कुल चुप थी, वो एक्टिव हो गई, और वो जब आक्रामक हुई तो निश्चित रूप से पीछे हटना शुरू हो गया। अब कल के दिन कांग्रेस और आक्रामक होगी तो और पीछे हटने लगेंगे। इन्हें खाली मैदान मिला था, कोई विरोध में नहीं था, तो दौड़ते चले जा रहे थे। जैसे ही सामने कोई आगे खड़ा हो गया, ये पीछे हटने लगे, क्योंकि इनके पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए, पिछले 9 साल की उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि हिंदू खतरे में है, यही कहते रहे और यही सुनाते रहे। जी बिल्कुल, बहुत शानदार विश्लेषण तमाम और बहुत गंभीर चर्चा और इंफॉर्मेटिव चर्चा आज हुई। और आज कर्नाटक का चुनाव जो है वो उसका शोर थम चुका है, लेकिन कर्नाटक में कहा जाता है चुनाव जो है लड़ना वहाँ बहुत महंगा, यानी कि
पैसे का बोलबाला अब देखते हैं ये 2 दिन उत्तर भारत में तो मुर्गा भात क्या क्या कहते हैं कंबल अंबल सबसे काम चल जाता है। सिंह साहब आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, लेकिन दक्षिण भारत में टेलीविजन से लेकर के क्या बहुत सारे गिफ्ट पहुंचाए जाते हैं, ये भी कहा जाता है। तो खैर देखते हैं कौन किस पर भारी होता है, कौन टेलीविजन पर कौन फ्रीज पर अपने ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इंतजार कीजिए 13 मई का, लेकिन 10 मई को मतदान है और शाम को एग्जिट पोल लेकर हम जरूर आएंगे आप लोगों के बीच। क्या कुछ होने जा रहा है एक आईना आप लोगों के सामने होगा, लेकिन कल शाम 7 बजे होंगे। उससे पहले बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ संजय जी आपको, प्रोफेसर स्वामी जी आपको, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी और अमरेंद्र जी साथ में जुड़े थे, प्रशांत टंडन जी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, अपने विचार लगातार मैं आप लोगों के कमेंट में खो जाता हूँ कई बार, और हमारे पैनलिस्ट अपनी बात रखते हैं कई बार आप लोगों